अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो दक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अर्ज़े हाल मुस्तरद बाय माह आरा सेकंड एपिसोड लेकर। तो चलो चलते हैं नोवेल के जानिब। तुम्हारे गांव में पिछले माह कत्ल हुआ था जो, उस केस का क्या बना है। छोटे से बावर्ची खाने में 2 कुर्सियों की डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर मेहरजाद बैठा था। रहबर किचन टॉप की तरफ मुंह किए डबल रोटी टोस्टर में डालते हुए पूछ रहा था। वो उसके लिए नाश्ता बना रहा था। बात बराए बात, कल से ही उसे मेहरजाद हमेशा की निस्बत बहुत खामोश लगा था, उलझा उलझा सा। केस बना ही नहीं, FIR वापस ले ली थी उन्होंने। गिरद के नाम पर कत्ल था, कुछ जुर्माना अदा करना पड़ा था शायद। उसे सारी तफसील नहीं पता थी, वो छोटा था, ये बड़ों के मामले थे। FIR वापस नहीं लेनी चाहिए थी, गिरद के नाम पर हो तब भी। कत्ल तो कत्ल होता है। मैंने मदद भी ऑफर की थी जब भी खबर चली। रेबर ने मायूसी से सर झटका। मुल्क के निजाम का कुछ नहीं हो सकता। मेहरान भाई के कहने पर वापस लिए। इलाके का नाम खबरों और कचहरियों में उछाला जाना पसंद नहीं उन्हें। मेहरजाद ने रेबर की पुष्ट को देखते वजह बताई। वो जवाबन खामोश रहा। मेहरान पर किसी भी तनकीद पर वो जानता था कि उसे यही सुनने को मिलता कि अगर तुम्हें उसके तरीके पसंद नहीं तो आओ अपनी जगह संभालो। ताई साहब आई थी कुछ दिन पहले अम्मा के पास। मेहरजाद ने बल आखिर बात करने की ठानी। वो यही कहने को तो 2 दिन पहले आया था भाई के लिए बानों को मांगने। रहबर को कोई जवाब न देने पर अपनी तरफ से उसने अनहोनी ही कही थी। बात का रुख मेहरजाद कहा ले जा रहा था। मेहरबानों के जिक्र के बाद वो समझ गया था। पेचीदा रिश्ते, पेचीदा बातें। अम्मा ने मना कर दिया, कहा बाबा के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगी वो। ताई साहब कह रही थी हम झूठी उम्मीद पाले बैठे हैं और ये क्या अब हमें बाबा पर फातेह पढ़ लेनी चाहिए। वो गोद में रखे फोन को देखते नजर झुकाई कह रहा था। सर उठा लेता तो आंखों की नमी वाज़ेह देखी जा सकती थी। ऐसा नहीं है, तुम जानते हो वो मिल जाएंगे, उम्मीद है। रहबर ने फौरन तरदीद की, दिलासा देना चाहा। सब जानते थे कि अगर अगवाकारों ने मारना होता तो शाह अली की लाश बहुत पहले ही बरामद हो चुकी होती। हम पर हवेली में बाबा के बिना बहुत दबाव है। भाई कह रहे थे उन्हें गद्दी पर बैठे 5 साल हो गए हैं। वो अब दूसरी बात कर रहा था। कैसा दबाव? उसने गैर एलानिया ही सही चचा के आने तक उनके खानदान की जिम्मेदारी ली थी। बानो के भाई मेहरान की उनसे शादी का। वो कहते हैं बानो उनकी बचपन की मंग है, जबकि वो तो आपकी। इन फरसुदा रिवाजों से निकल आना चाहिए अब लोगों को। बचपन के कौन से रिश्ते होते हैं? मेहरजाद को बात मुकम्मल नहीं करने दी उसने। वो सवाल करके पछताया। उसे लगा था किसी और तरह की परेशानी की बात कर रहा है वो। कहना आसान है और बाबा की ख्वाहिश थी कि बानो की शादी पीर बाबा के बेटे से हो। अब के उसने खुलकर बात रेबर के सामने रखी। वो यही कहने तो आया था यहाँ। मेहरान उन्हीं का बेटा है। उसने कभी शाह मेहरान को मकान पर बाकियों की तरह कोई सवाल नहीं उठाया था, न एतराज। नहीं, उन्हें बस आपके मुकाबिल खड़ा कर दिया गया है। हर कोई जानता था शाह उस्मान की पहली बीवी ने बहन और देवर से बेटा अपनी तन्हाई मिटाने को नहीं बल्कि शोहर की औलाद के मुकाबले खड़ा करने को गोद लिया था। शाह मेहरान के परवरिश ही रेबर उस्मान के मुकाबले खड़े होने की गई थी। ये अलग बात थी कि वो कभी मुकाबले पर आया ही नहीं। कुछ बातों में वो जीता हुआ था, जैसे बाप की मोहब्बत, और कुछ में हारने से उसे फर्क नहीं पड़ता था, जैसे गद्दी नशी, सरदारी। हिजर शाह मुख्तार में शाह उस्मान के वफादार आज भी गद्दी के असल वारिस का इंतजार कर रहे थे। वो किसी फर्जी दास्तान का कोई किरदार बन गया था जिसे किसी ने नहीं देखा था, जिसका जिक्र सरगोशियों में होता था, जिसके एक दिन आकर सब ठीक कर देने का सबको इंतजार था। मैं कहीं नहीं हूँ इस सब में मेहरजाद। उसने मुश्किल से मुस्कुराहट के साथ नफी की। उसे इस हवेली के किसी मामलात में कहीं नहीं होना था जहाँ उसके दूसरे मसलक की माँ के लिए ताहिया जगह न बन सकी थी। मैं अपनी बहन की जिंदगी नहीं खराब होने दूंगा। उन्हें गद्दी नशीन की बीवी बनना था। वो खुद से 6 साल बड़ी बहन से इतनी मोहब्बत करता था जितनी हवेली के मर्दों का अपनी औरतों से करना मायूस समझा जाता था। मेहरबानो सिर्फ बहन नहीं, माँ, उस्ताद, दोस्त सब थी उसके लिए। गद्दी पर मेहरान बैठता है। बेतासुसा हकाइक से आगाह करते ऑमलेट की प्लेट मेहरजाद के सामने रखता कहा, क्योंकि आप नहीं बैठे हैं
وہ آپ کی جگہ تھی، بلکہ ہے، اور بانو آپ کی منگیتر ہے۔ آپ کی یہ خاموشی میری بہن کی جان لے لے گی۔ وہ مہران جیسے شخص کے ساتھ اپنی حساس بہن کو اپنی قیمتی جند رولتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے رہبر کی اس معاملے پر خاموشی لاتعلقی سب مجرمانہ لگتی تھی۔ میں خاموش نہیں ہوں، بہت واضح ہوں۔ اس معاملے میں میری اس خاندان میں کبھی کوئی جگہ نہیں رہی۔ ان کے خاندان سے ہر تعلق میں نے بابا کے ساتھ دفنایا تھا۔ وہ باپ کے خاندان میں ہمیشہ دوسرے مسلک کی عورت کا بیٹا ہی رہا تھا، حویلی کا فرد نہیں بن پایا تھا، شاہ عثمان کا بیٹا نہیں بن پایا تھا۔ باپ کی غیر موجودگی میں ماں کے ایمان اور کردار پر باتیں اس نے بچپن سے سنی تھی، اور لڑکپن کے بعد وہ وہاں جانا ترک کر چکا تھا۔ بابا کے ہر طرح کے اصرار کے باوجود شاہ علی کے علاوہ وہ سخت دل لوگ تھے، ہر طرح کے فرق کو اہمیت دینے والے۔ جب سب دفنایا تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ اس نے سر اٹھا کر شکوہ سا سوال کیا۔ اس کے جذباتی سے سوال پر رہبر نے سر اٹھا کر دیکھا۔ شاہ عثمان کے بعد شاہ علی اس کے پاس آتے رہتے تھے، فون کرتے تھے، اس کے ہر لیے دیے انداز، ہر لا تعلقی کے باوجود رابطہ رکھتے تھے، اس کے فیصلوں پر ہر طرح کا اعتراض ہونے کے باوجود ساتھ دیتے تھے۔ وہ منع کرنا چاہتا تو وہ کہتے کہ باپ کے مرنے کے بعد تمہارے باپ نے مجھے بیٹا سمجھ کر پالا تھا، آج ان کے بعد ان کے بیٹے کی خبر بھی نہ لوں تو تف ہے میری زندگی پر۔ تم علی چچا کے بیٹے ہو، ان کی غیر موجودگی میں تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا میں؟ وہ سوال کرتا اپنے گزشتہ بات کی نفی کر گیا۔ آج ان کے بعد وہ ان کے بیٹے کے لیے موجود تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی، خون کے ہاتھوں مجبور ہو کر، باپ سے نظریں نہ ملا پانے کے خوف سے، اندر کہیں دبی باپ کے پیاروں سے محبت سے۔ بانو بھی انہی کی بیٹی ہے، انہیں بھی تو چھوڑ رہے ہیں آپ؟ ایک دفعہ بات کھل گئی تو رہبر کے اس موضوع سے گریز کی جھنجھلاہٹ ہر جھجک پر حاوی ہوئی۔ تم اس سے اس کی مرضی پوچھو، اگر وہ راضی نہیں ہے تو اسے یقین دلاؤ کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں ساتھ ہوں تم لوگوں کے، میں ایسی کوئی زیادتی مہران کو نہیں کرنے دوں گا۔ کیا مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے مہرزاد؟ وہ بہت سیدھا اس سے مخاطب ہوا، اس کے مقابل موجود کرسی پر بیٹھ کر ذرا اس کی طرف جھک کر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین دہانی کرائی۔ سب جانتے تھے کہ شاہ مہران صرف ایک چیز سے خائف تھا، رہبر عثمان کے اپنے حق کا دعویٰ کر لینے سے۔ وہ اسے علاقے سے، حویلی سے دور رکھنے کو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ایک وہی تھا جو ہر عہدے، ہر طاقت سے دستبردار ہو کر بھی اسے ٹکر دے سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر یہاں بات ساتھ دینے کی نہیں، ہاتھ تھامنے کی ہے۔ رہبر اسے بے تاثر نظروں سے دیکھے گیا کہ میرے پاس تمہاری اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بانو محبت کرتی ہے آپ سے، بہت پہلے سے، بہت زیادہ۔ وہ جذبات میں آ کر سب کہہ گیا تھا اور کہہ کر لب بھیج گیا۔ اس بات کا اعتراف تو اس کی بہن نے شاید خود سے بھی نہیں کیا تھا۔ یہ راز اس نے مہربانوں کی شب گزیدہ آنکھوں سے پایا تھا، اور آج کہاں اظہار کر بیٹھا تھا، کس کے سامنے، کتنا غلط کیا۔ بہن کو معلوم ہوتا کہ اس نے یہ کیا ہے تو وہ کبھی دوبارہ چہرہ نہ دیکھتی اس کا۔ اس کی خودداری کو تو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ مہرزاد رہبر سے اس کے متعلق بات بھی کرے، اور کہاں وہ بہن کی خوشیاں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مانگنے کو بھی تیار تھا۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، نہ کسی اور کے ساتھ اور نہ ہی اپنے ساتھ، ایسی زندگی بھر کے معاملے میں تو بالکل نہیں۔ وہ یہ ظاہر کرتا کہ آخری بات کہیں ہی نہیں گئی، اس کی پچھلی باتوں کا جواب دیتے آنکھوں سے ناشتہ کر لینے کا اشارہ کرتے اٹھ کر جا چکا تھا۔ مہرزاد نے بے بسی سے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ ہر ناگزیر شے انسان کے بس سے باہر ہی ہوتی ہے۔ مدھم روشنی والے اس تہخانے میں وہ کمپیوٹر ٹیبل کے سامنے بیٹھی کتاب پر جھکی کچھ لکھ رہی تھی۔ سیاہ ٹائٹس پر گھسے ہوئے پرنٹ کا کرتا پہنے، اسکول چھوٹ جانے کے بعد تعلیم سے جڑے رہنے کی اپنی سی کوشش۔ کمپیوٹر پر میٹرک کے نصاب سے متعلق کوئی ویڈیو چل رہی تھی، ساتھ برابر پڑا ٹی وی بھی بنا آواز کے چل رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد دروازے کی چلچلاہٹ نے کسی کی آمد کی خبر دی۔ اب سیڑھیوں پر تیزی سے اترتے قدموں کی چاپ ابھر رہی تھی۔ اس نے اب بھی سر نہیں اٹھایا۔ گھر میں، زندگی میں ایسا کوئی نہیں تھا جس کی آمد پر اس پر اثر انداز ہوتی۔ ماما پوچھ رہی ہیں جو بابا شارجہ سے ٹی شرٹ لائے تھے، اس کا ٹی پوٹ تم نے توڑا ہے؟ 12 سالہ مومنہ آخر سے پہلی سیڑھی پر دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا سراپا سوال تھی۔ ہاں،
उसने सर उठाए बिना जवाब दिया। उसने नहीं तोड़ा था, पर यहाँ किसने यकीन करना था? तवानाई का ज़िया ही था वो जवाब देना जो वो नहीं सुनना चाहते थे। वो फौरन माँ को बताने सीढ़ियाँ वापस चढ़ गई। उसने एक नजर टीवी को देखा। उस पर प्रोग्राम का उसका पसंदीदा सेगमेंट शुरू होने वाला था। गहरी सांस लेते किताब रखी, मोमिना के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ी और दरवाजे पर कुंडी लगाकर वापस आई। टीवी की आवाज ज्यादा की। उसके अकबाल जुर्म पर होने वाली तफ्तीश के चक्कर में ये शो नहीं रह जाना चाहिए था। सहाफी ने मेहमान को वक्त देने का शुक्रिया कहते दूसरे कैमरे की तरफ रुख किया। आज एक नज़म है जिशान साहिल की, मैं उस पर अक्सर सोचता हूँ। ख्याल आया कि आपको भी उस पर सोचना चाहिए। नज़म का अनवान है चार दीवारी। जहाँ हम रहते हैं उसे आप एक घर कहते हैं। एक बहुत ऊंचे कमरे के ऊपर एक बहुत नीची छत, एक बहुत बड़ी सी खिड़की और एक बहुत छोटा सा दरवाजा। आप उस दरवाजे से गुजर सकते हैं अपने हाथ सीने पर रखकर, अपने पैर जमीन से उठाए बगैर। आप उस खिड़की से बाहर देख सकते हैं, एक बहुत ऊंचे कमरे में एक बहुत नीची छत के साथ। अगर आप चाहें तो पैर फैलाए बगैर सो सकते हैं, सर उठाए बगैर जी सकते हैं। वो कैमरे की आंख के जरिए नाजिर की आंख में झांकते कह रहा था, संजीदा आवाज और गर्विदा करता लहजा, सवाल उठाता अंदाज। अब दरवाजे पर मुसलसल जोर से दस्तक हो रही थी। उसके नाम की पुकार पड़ रही थी। उसने नजर टीवी से नहीं हटाई जहां वो सहाफी अब कह रहा था, क्या आप वाकई ये चाहते हैं सर उठाए बिना जीना? और अगर हाँ तो क्यों? और अगर नहीं तो उसे तब्दील कैसे करना है? सोचें, क्योंकि ये आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता। शो खत्म हुआ तो उसने सर उठाकर ऊपर सीढ़ियों के सिरे पर बने बस्ते दरवाजे को देखा और एक नजर अपने सर पर मौजूद इस नीची छत को। सर उठाए बगैर जी सकते हैं अगर आप चाहे तो। सर झुकाए रहने से उसका दम घुटने लगता था। दादी कहा करती थी, बगावत उसके खून में है, और इस वक्त वह उसकी शरियानों में पारिसी दौड़ रही थी। टीवी बंद करते उसने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। उस घर की नीची छत उसे सर ऊंचा किए रखने से नहीं रोक सकती थी। घड़ी रात के 10:30 बजा रही थी। लॉन्ज में मामूल का खाने के बाद का मंजर था। अनका पैर उठाए काउच पर बैठी वक्फे वक्फे से कॉफी के घूंट लेते तलबा की असाइनमेंट देख रही थी और जीना नीचे कुशन पर चौकड़ी मारे रिमोट थामे टीवी पर चैनल बदलने में मसरूफ थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जमाने में केबल के मजा बिल्कुल ही खत्म हो गया था। वो कब से चैनल बदल रही थी। सब शिकन सोफे पर अनका के करीब बैठा उसे घूर रहा था। जीना के मुताबिक वो उसकी गोद में बैठना चाह रहा था। अनका को उस बिल्ले से ऐसी कोई अच्छी तवक्को नहीं थी। उसने हिफाजती इकदाम के तहत गोद में पड़ा चार्जर उठाकर साथ मौजूद टेबल पर रखा। चार्जर पहुंच से दूर जाते देखकर सब शिकन मायूस होकर सोफे से उतरकर जीने की गोद में तशरीफ फरमा हुआ। रेबर का बिल्ला उसी जैसा खर्राफी है। उसकी हरकत पर अनका ने रेबर को भी साथ रगड़ना जरूरी समझा। सुल्तान चाचा का है यह, भाई से तो बनती ही नहीं इसकी। जीना फौरन दिफा को आई। सुल्तान चाचा भी उसी के हैं। वो अब भी अपनी बात पर कायम रही। अफाक की तरफ जाना था तुम दोनों ने, गए नहीं? याद आने पर सवाल किया, क्योंकि जीना कुछ दिन कबल जिक्र कर रही थी। भाई का कजन आया हुआ है कुछ दिन बाद। कजन रेबर का? उसके जवाब पर उसे हैरत हुई, जैसे कोई अनहोनी बात की गई हो। रेबर जैसे मलंग लोगों के भी भला रिश्तेदार हुआ करते हैं। उनके बारे में यही ख्याल अच्छा लगता है कि वो जरूर किसी मूसलाधार बरसात के बाद खुद पौधे की तरह जमीन से उग आए होंगे। जी, गांव से आया था किसी, बहुत टिपिकल सा लग रहा था। वहाँ जो चौधरी मलिक टाइप के लोग होते हैं ना, वैसा। अनका की हैरत देख कर जीना ने अपने अचंभे का भी इजहार किया। ये बात सुनते वो सोच रही थी कि उनके इतने सालों की दोस्ती में ये इतनी बुनियादी मालूमात के तबादले का ख्याल कभी किसी को नहीं आया था। रहबर उसे इस मामले में अचानक ही बहुत पर इसरार सा लगा, पर वो कौन सा कोई खुली किताब थी जो शिकायत करती। भाई का रिश्तेदार तो कहीं से नहीं लग रहा था, पर भाई कह रहे थे कि उनका चचा जात है।
जीने के सुनते सोचे कि ले को झटका। टीवी पर चल रही खबर ने लगाया था। जब तक उसने तवज्जो दी चैनल तब्दील हो चुका था। एक सेकंड रुको, वापस न्यूज लगाओ। एकदम सीधा होते उसने चैनल दोबारा चलाने को कहा। अंदर कहीं दुआ की। वो एक लम्हे को स्क्रीन पर आई खबर उसका वहम हो। वहम नहीं था, सपाट चेहरे के साथ उसने अपने वहम की तस्दीक होते देखी। हालिया सेनेटर और साबका वजीर आला बहराम खान सोमरू के जवान बेटे के ट्रैफिक हादसे में मौत। खबर बड़ी थी, बार बार सुनाई जा रही थी, दोहराई जा रही थी। मरहुमा मुराद सोमरू की खूबरू तस्वीर के साथ कहीं वो अकेला खड़ा था, कहीं बाप के साथ कंधे से कंधा जोड़े हंसते हुए। पीछे रह जाने वाला वो कंधा लम्हा में कितना ज़ईफ हो गया। आप ठीक हैं? जीना ने गर्दन मोड़कर अनका की गैर मामूली खामोशी पर पूछा। हाँ, बस ये खबर। वो संभलते हुए आसपास रखे कागजात समेटते खड़ी हुई। इट्स सैड, कितना यंग इंसान है, सिर्फ 27। घर वालों के लिए कितना बड़ा सदमा होगा। वो उसकी कैफियत से अनजान तबसरा कर रही थी। वो उसी कैफियत में कमरे के बजाय ड्राइंग रूम में चली आई। असाइनमेंट की फाइलें कॉफी टेबल पर रखकर सीधी हुई तो नजर सीधे सोफे के पीछे दीवार पर टंगी उस बड़ी सी पोर्ट्रेट पर पड़ी। वो कोई नौजवान औरत थी, तीखे नक्श, अंदर को धसी हुई कुशादा आंखें, खुमार उठी हुई नाक। ये 80 की दिहाई की अमर वक्त के खिलाफ किसी एहतजाज की तस्वीर थी, जिसे किसी डिजिटल आर्टिस्ट ने बहुत आर्टिस्टिक अंदाज में रीडेवलप किया था। सफेद और स्याह तस्वीर में कहीं कहीं कोस कजा के रंगों के खत्ता बहुत खुशनुमा तासुर देते थे। अंदर कहीं कोई खला था जो उस खबर पर मजीद वसी हुआ। जज्बात तो कहीं नहीं थे, कहीं नहीं होने चाहिए थे। फिर ये खबर हर दूसरी खबर की तरह क्यों न लगी? अफसोस ठीक था, पर ये दुख, ये गलत था, बहुत गलत, बेबस करता हुआ। आपका ऑफ है आज? जीना सुबह 9 बजे के करीब अपने कमरे से निकली तो अनका को ट्राउजर शर्ट पर एप्रन पहने किचन में मसरूफ पाया। बाल ढीले से जोड़े में समेट रखे थे। ये एक हफ्ते बाद की बात थी। नहीं, 12 बजे तक जाऊंगी। सोचा तो मैं नाश्ता करवा कर भेजूं। बैठो। अंडे फेंटते मसरूफ से अंदाज में जरा सर उठाकर मुस्कुराते कहा, रहबर कब तक आएगा? आज रहबर ने जीना को शहर के मुख्तलिफ जमात ले जाने का मंसूबा बनाया था ताकि वो माहौल और मयार का तकाबले जायजा लेकर किसी एक तालीमी इदारे का इंतखाब करे। बस पहुंचने ही वाले होंगे। जीना ने खुले किचन और हॉल के दरमियान मौजूद टॉप के पास रखा अपना मखसूस स्टूल संभालते हुए जवाब दिया। गहरे नीले कुर्ते शलवार में मलबूस ऊंची पौनी बांधे वो बाहर जाने को तैयार थी। तुमने अभी तक फैसला नहीं किया कि तुमने फील्ड कौन सी चुननी है? क्या कर रही हो जीनू? इंटर के बाद की छुट्टियां खत्म होने को आई थी और जीना ने अब तक फैसला नहीं ले पाई थी। अनका जोर देना नहीं चाहती थी, पर अब वक्त बहुत कम रह गया था। भाई कह रहे थे आज हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स देखेंगे, फिर शायद कुछ डिसाइड करने में आसानी हो। जीना का जवाब देता अंदाज धीमा था। वो खुद भी अपनी मामले में फैसला न ले पाने की अदम सलाहियत से परेशान थी। डिपार्टमेंट देखकर ये तो समझ आ सकता है कि जो सब्जेक्ट तुम पढ़ना चाहती हो वो कौन सी यूनिवर्सिटी में अच्छा ऑफर हो रही है। इसका तुम्हारे सब्जेक्ट सिलेक्शन से क्या ताल्लुक है? वो चाहती थी जीना अपना फैसला खुद करे, पर इसका कश्मकश में उसका साल जाया भी न हो, इस हक में भी नहीं थी वो। भाई आ गए। मार्बल की टॉप पर रखे फोन की स्क्रीन पर नमोदार हुए रहबर के नाम ने उसे जवाब देने की मुश्किल अमल से बचा लिया। मुझे दो। उसे बैग उठाकर नाश्ता छोड़कर भागते देख अनका ने फोन जीना के हाथ से लेकर कान से लगा लिया। आंखों से उसे बैठे रहने की तंबी की। नहीं आ रही है, फौरन नाश्ता कर रही है। तुम भी आकर करो, फिर जाना। पूरा दिन खार होना है। पता है मुझे तुम्हारा नाश्ता आधा अधूरा, सेब और पानी चाय तक तुम्हें ऑफिस में हसन बना कर देता है। पता नहीं किस बात का पे करते हो तुम अपने सुल्तान चाचा को। हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं। फोन कान और कंधे के दरमियान दबाए रहबर से बात करते वो ऑमलेट पैन से प्लेट में मुंतकिल कर रही थी। चंद मिनटों बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। सलाम खातून। वो तो आज माँ बदौलत खुद नाश्ता बना रही है, तभी सुल्तान चाचा को फुआड़ बन के ताने दिए जा रहे हैं। दाखिली दरवाजे से मुलहमिक राहदारी में वो जीना से 2 कदम पीछे उसके उन्हें रोककर देर करने पर
बड़बड़ाहट के से लहजे में शिकायत कर रहा था। अनका पर नजर पड़ी तो सलाम झाड़ा, साथ ही उसकी सरगमी पर तबसरा भी। बैठो। वो ऑमलेट और पराठों की प्लेट टेबल पर रख रही थी। हमेशा की तरह रहबर की तबसरा को नजरअंदाज ही किया। तुम्हें पराठे बनाने भी आते हैं? वाह, मुझे लगता था बातें बनाने से ही काम चल जाता है जनाब का। वो बेतकल्लुफी से निश्चित संभाल कर पराठों की पूरी प्लेट अपनी तरफ खिसकाकर उनका जायजा लेते अपनी मसनूई हैरत का इजहार कर रहा था। बीबी ने सिखाए थे किसी जमाने में, बकौल उनके ये बनाना न सीखे तो ससुराल में जाकर जूते पड़ेंगे। खैर, वो तो बनाना सीख कर भी पड़े। वो जो सर झुकाए पिज्जा कटर से 4 अंडों के ऑमलेट के 3 हिस्से कर रही थी, रहबर की बात पर हंस पड़ी। चेहरे पर गुजरे जमानों की गर्द की सी मुस्कुराहट थी। हौले से सर झटका जैसे यादें झटकना चाहिए हो। जीना और रहबर ने उसकी रवानी में कही बात पर पहले उसे देखा और फिर एक दूसरे को। वो अपने माजी के मुतालिक बहुत कम बात करती थी, वो भी यूं ही रवानी में बेध्यानी में हंसते हुए। इन 4 सालों में उन बिखरी बातों से रहबर ये जानता था कि वो लेपालक थी, सखर में पली बड़ी थी, तालाक याफ्ता थी। बीबी जिन्होंने उसे पाला था, उनकी मौत के बाद उनके खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रहा था उसका, और बस हाँ, उसकी इस्लामाबाद की जद्दोजहद से उसका पूरा हल्का ही वाकिफ था कि किस तरह उसने शाइस्ता शहरियार की सरपरस्ती में एक केटरिंग में कंपनी में बतौर मामूली मुलाजिम से लॉ की डिग्री लेने तक का सफर तय किया था। फिर LLM के कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप, शाइस्ता शहरियार ही की फर्म में बतौर एसोसिएट के खुद मुख्तार कामयाब प्रैक्टिस का सफर, एक कामयाबी की कहानी। मुझे ये तुम्हारा रहबर के साथ जाने का आइडिया खास पसंद नहीं आया। उसे तो स्टूडेंट्स ने मक्खियों की तरह चिपट जाना है। वो नई बात याद आने पर गुज़िश्ता जिक्र बदल गई। रहबर की मकबूलियत ज्यादातर नौजवानों में थी, खास करके तलबा। अगर जीना उससे पहले अपना इरादा बताती तो वो कोई एक दिन का काम से निकालकर उसके साथ खुद चली जाती। तुम दरअसल तुम्हारे बिना बनाए जाने वाले प्लेन से जेलस हो रही हो। रहबर ने उसके एतराज को गैर संजीदगी में उड़ाया। अनका ने भी कंधे उचकाए। वो मुतमईन था तो जरूर कुछ सोच रखा होगा उसने। मुझे तो सिरे से ये आइडिया ही पसंद नहीं आया। हम इंटरनेशनल इस्लामिक चलते और कोई डिपार्टमेंट देखकर मैं फॉर्म फिल कर देती। पराठा कुतरते सीना ने तजबजुब का इजहार किया। ये एक मुश्किल कदम था। उन चंद सालों में जो थोड़ा बहुत एतमाद हासिल हुआ था, वो अब उस नए बाप के खुलने से ख्याल से डगमगा रहा था। उसकी जिंदगी में बहुत कम लोग थे जिनसे वो खुलकर बात कर सकती थी, दिल से हंस सकती थी। ऑल गर्ल्स स्कूल और कॉलेज के बाद मुख्तलिफ तालीमी निजाम वाली जामात के तस्वुर ही उसे डरा रहा था। वहशत होती थी उसे मुखालिफ सिनफ से, चंद एक को छोड़कर जिस फहरिस्त में रहबर और अफाक सबसे ऊपर आते थे, वो सभी उसे बहुत बेरहम लगते थे। जालिम, कराहियत आमेज। हमारे आने को मजीद कम से कम 2 साल लगेंगे ख्वातीन के लिए किसी और सियारे पर अलग दुनिया बसाने में। तब तक तो तुम्हें यही रहना है मुख्तलिफ सिंध के साथ। पढ़ना भी यही है, काम भी यही करना है। कब तक ये इंटरेक्शन अवॉइड करोगी? यूनिवर्सिटी में तजुर्बा कर लोगी तो आगे प्रोफेशनल लाइफ में मसला नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत पुरएतमाद और निडर देखना चाहता हूँ। सो तय हुआ कि हम इंटरनेशनल इस्लामिक सिरे से जाएंगे ही नहीं। समझ आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जीना ने अस्बात में सर हिलाया। रहबर के लहजे की तादीद बताती थी कि इस मामले में मजीद कोई बहस नहीं हो सकती। सो क्या सोचा है? किस फील्ड को शर्फ बखसना है? अभी तक कुछ नहीं सोचा उसने। तुम्हारे आने से पहले हम यही बात कर रहे थे। रहबर के सवाल पर जीना का निवाला पकड़े मुंह तक जाता हाथ फिर रुका। अनका ने भी हिस्सा लिया। अंदाज ऐसा था कि अब तुम भी समझा कर देख लो। मुझे नहीं आ रहा कुछ समझ, मतलब आई एम नॉट श्योर। वो सर झुकाए कह रही थी। कितने मसले थे उसके साथ। आनी और भाई को खुद को यूं घूरते देख उसे अपना आप फेलियर लगा, जो किसी भी तरह से कोई भी उम्मीद रखे जाने के काबिल नहीं। शहर के मज़ाफ़ात में मौजूद झरनों का पानी खारा होकर आंखों में जमा होने लगा। अगर नहीं आ रहा कुछ समझ में तो मैं कह रही हूँ कि इसे सोशल साइंस की किसी मजमून में ग्रेजुएशन करके जेंडर स्टडीज सेव करें। मैं एसएस को रिसर्च फील्ड में ले जाने का सोच रही हूँ। एक मुस्तनिद थिंक टैंक की हैसियत से हमें प्रोफेशनल्स की जरूरत बात दरमियान में ही काट दी गई।
یہ اس وقت تم نہیں، تمہارے اندر کی کیریئر وومن کہہ رہی ہے، جسے اپنی آرگنائزیشن کے لیے ایک وارث چاہیے، جیسے بزنس میں اپنی اولادوں کے شوق کی گردن پر پیر رکھ کر انہیں زبردستی MBA کرواتے ہیں۔ خبردار جو تم نے یہ کیا تو خبردار کہتے اس نے پلیٹ کے ساتھ رکھا کانٹا اٹھا کر چھری کی طرح انکبرتانا جواباً اس نے بھی فوراً سرنڈر کے انداز میں ہاتھ کھڑے کیے کہ میں پیچھے ہٹ رہی ہوں، تم بھی سنبھالو۔ بھائی آنی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں زینا نے انکا کی حمایت منمناہٹ زیادہ لہجے میں کرنی چاہی۔ کوئی ٹھیک نہیں کہہ رہی، وہ اسی نے کنفیوز کیا ہے تمہیں، مجھے کھل کر بتاؤ تم کیا کہہ رہی ہو۔ یو آر ناٹ شیور اباؤٹ واٹ؟ ریبر نے زینا کو ٹوکتے ہوئے اس کی آنی کو ملامتی نظروں سے گھورا۔ مجھے لگتا ہے میں سوشل سائنس میں اچھی ہوں، ایزیلی کر لوں گی، میرا مطالعہ رہا ہے ان سبجیکٹس پر، خاص کر سوشولوجی اینڈ سائیکولوجی پر۔ انوائرمنٹ کے کاز کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، بڑے اسکیل پر جو پالیسی میکینک پر اثر انداز ہو سکے، چھوٹے لیول پر ریسائیکل، کمیونٹی سروس سے زیادہ بڑا کچھ، ایز ان اتھارٹی ان انوائرمنٹل سائنس۔ وہ چھوٹے چھوٹے لک میں لیتے کہہ رہی تھی، جملہ روک روک کر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دونوں ہی اسے دیکھے بغیر اسے سن رہے تھے۔ جینا نے بات جاری رکھی، پر یہ کہ انوائرمنٹل سائنس پڑھنے کے لیے لو سائنس کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے۔ میں نے تو کمپیوٹر پڑھا ہے، میں کیچ اپ نہیں کر پاؤں گی، اس لیے شاید آنی ٹھیک کہہ رہی ہیں، سوشل سائنس اچھا آپشن ہے۔ آپ کی بھی تو ڈگریز ہے اس فیلڈ میں۔ بات مکمل کر کے ریبر کو دیکھا، جیسے اس سے اپنی فیلڈ کے حق میں تائید چاہیے۔ میرے پاس ڈگریز ہیں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر بنا سر پیر کی ہانکنے کے بجائے زمین کے سمجھ بوجھ کے ساتھ ڈھنگ کی بات ناظرین کے سامنے رکھ سکوں، اس لیے نہیں کہ میں سبجیکٹس میں بہت اچھا تھا۔ اب اگر میں الٹے سیدھے دلائل دے کر لوگوں کو شیشے میں اتارنے میں ماہر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے وکیل بن جانا چاہیے تھا۔ رہبر بات کرے اور انکا کا پیشہ نہ رگڑا جائے، ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا بچے، ابھی صرف فارم جمع کرنے ہیں، سیمسٹر شروع ہونے میں 2-2.5 ماہ ہیں، تب تک ہم ٹیوشن رکھ لیں گے، اتنا عرصہ بہت ہوتا ہے بیسکس سیکھنے کے لیے۔ چلو اٹھو، آدھا دن تو یہی نکل گیا۔ رہبر نے تائید نہیں کی کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ انکا کی تجویز ہی زینا کی کشمکش کی بنیاد تھی۔ وہ اب بھی ان دونوں کی ہر بات بنا تردد مان جایا کرتی تھی۔ اسے اب بھی لگتا تھا وہ دونوں اس پر کوئی احسان کر رہے ہیں، ان کی عام انداز میں دی گئی تجویز پر لازم عمل کرنا جیسے اس نے فرض کر لیا تھا خود پر۔ یہ بھی ٹھیک تھا کہ اسے افواہ کی وجہ سے معاشرتی علم اور نفسیاتی سمجھ بوجھ تھی۔ اس نے اسے بہت سا مواد دیا تھا پڑھنے کے لیے تاکہ وہ اپنے ساتھ ہوئے واقعے کو ذاتی صدمے سے نکل کر وسیع پیمانے پر دیکھ سکیں، بڑے فریم میں جذباتی ہوئے بنا معاشرے کی نقائص کو، انسانی نفسیات کو سمجھ سکے اور خود کو سب کے لیے الزام دینا بند کر سکیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مضامین چن کر زینا زندگی بھر اسی کے واقعے کے گرداب میں پھنسی رہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، انکا کے لیے سب سے بڑھ کر زینا کی مرضی تھی، اس کی اپنی چاہ۔ ناشتہ ختم ہوا تو ان دونوں نے راہداری کی سمت قدم بڑھائے۔ میں کب ٹھیک نہیں کہتا، اور تم ان محترمہ کی باتیں ذرا کم سنا کرو، میں ایک برداشت کر رہا ہوں وہی بہت ہے، دوسرا ورژن نہیں چاہیے بھائی۔ ناشتے کے لیے شکریہ میڈم۔ وہ دونوں اب داخلی دروازے کے پاس موجود تھے۔ دہلیز پار کرنے سے پہلے ریبر نے اسے شکریہ کہا، جس پر اس نے سر جھٹکا۔ اتنا سنانے کے بعد کا شکریہ؟ یہ خطرناک سواری ہے، اس سے اچھا ہم اسے گاڑی لے دیتے۔ انکا نے برابر کھڑے رہبر کو فکر مندی سے مخاطب کیا، جو مسکراتی آنکھوں سے زینا کو اس کے لائے تحفے کا جائزہ لیتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی 18ویں سالگرہ پر وہ زینا کے لیے اسکوٹر لایا تھا۔ وہ لوگ اس وقت انکا کے فلیٹ کے کمپاؤنڈ میں موجود تھے۔ گاڑی وہ اپنے پیسوں سے لے لے گی، اسٹوڈنٹ لائف میں بائک ہی ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن سا گویا ہوا، نظر اب بھی زینا پر تھی، اسے خوشی سے دمکتے چہرے پر۔ پھر بھی وہ مطمئن نہیں تھی، عجیب برہنہ سواری تھی ہے، مسلسل جان کا خطرہ۔ وہ احتیاط پسند ہے، ٹھیک سے چلائے گی۔ وہ اس کے اعتراض خاطر میں نہیں لا رہا تھا، وہ بہت سوچ کر زینا کے لیے یہ تحفہ لایا تھا، اس کے اعتماد کی بحال کے لیے۔ ہاں، پر باقی لوگ سب تو نہیں ہوتے احتیاط پسند۔ روز کی تعداد میں اتنے ہٹ اینڈ رن کیس درج ہوتے ہیں جن کا کچھ بھی نہیں بنتا۔ وہ اسے اپنے خدشے بتا رہی تھی۔
یا اللہ, تم ہر چیز کو لے کر اتنا ایکسٹریم نیگیٹو سوچا کرو, کچھ نہیں ہوگا. رہبر نے جرجری لیتے ہوئے اسے ٹوکا. تمہیں سکھاؤں, بہت آسان ہے. آنکھوں میں چمک لیے وہ اشتیاق سے آفر کر رہا تھا جسے وہ مان ہی جائے گی. بہت شکریہ. وہ یہاں زینا کے لیے پریشان ہو رہی تھی اور وہ اسے سکھانے کے چکروں میں تھا. یہ بھی صحیح ہے, تم میرے پیچھے ہی بیٹھنا کرنا. رہبر اس کے جواب سے اپنے حساب کا معائنہ اخذ کرتا مطمئن ہوا. میرے پاس گاڑی ہے. انداز ایسا تھا کہ تمہیں ہی مبارک ہو تمہارا اسکوٹر. بڑی ہی بورنگ سواری ہے, بالکل تمہارے جیسی. ایک سیکنڈ, پہلے بیٹھو اس پر پھر اسٹارٹ کرو. وہ زینا کو کھڑے کھڑے چابی ڈالتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا. پہلے ہاتھ میں موجود ہیلمٹ اسے پہنایا. انکا وہیں کھڑی اسے زینا کو اسکوٹر چلانا سکھاتا دیکھ رہی تھی. اب وہ دونوں زینا کے اسکوٹر اسٹارٹ ہونے پر ڈر کر اچھلنے پر ہنس رہے تھے. وہ بھی مسکرا دی. زندگی نے بہت دشواریوں کے بعد ہی صحیح پر اسے دل سے مسکرانے کا سامان میسر کر رہی تھی. عجیب غیر روایتی سا خاندان تھا جسے جینا نے چھوڑا تھا. رہبر اب دونوں ہینڈل تھامے زینا کے ساتھ چلتا اسے توازن قائم کرنا سکھا رہا تھا, جیسے وہ 18 سالہ لڑکی نہ ہو کر 6 سال کی بچی ہو. وہ جینا کی وجہ سے پہلی بار ملے تھے اور ملتے رہے تھے. وقت کی ریل کو پیچھے گھماؤ تو 4.5 سال قبل کے اسلام آباد میں وہ ایک گرم دن تھا. اس حبس زدہ سست دن میں وہ اپنے آفس میں بہت سی قانون کی سیاہ کتابیں سامنے کھولے غرق سی تھی. ایک کیس کے لیے لوپ ہول درکار تھا. کوئی پریسیڈنٹ اسے شائستہ شہریار کی فرم چھوڑے خود مختار ہو کر پریکٹس کرتے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا. تب آدھے کلیچر میں جکڑے بال کمر تک آتے تھے, اتنے ہی گھنے سیدھے کھارے سے. میں اندر آ جاؤں؟ دروازے پر ہونے والی دستک اور اس سوال نے اسے ٹیبل پر فائلوں کے پلندوں پر جھکا چہرہ اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کیا, جہاں ہلکے سرمئی رنگ کی بنا کلف لگی ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیض میں ملبوس وہ شخص کھڑا مسکرا رہا تھا. آپ کو اظہر کو انفارم کرنا چاہیے تھا, یہاں یوں ڈائریکٹ کوئی نہیں آتا. انکا نے اسے بنا اپوائنٹمنٹ اور اطلاع کے سیدھا اس کے آفس چلے آنے پر ٹوکا. ایک تو عجیب بجھا ہوا دن تھا آج. قانون کی سیاہ کتابوں اور پرانی فائلوں کے بوجھ تلے دبا ہوا. اسے اس شخص کی بلب جیسی روشن مسکراہٹ مزید کھلی, جیسے زندگی میں کوئی مسئلہ دیکھا ہی نہ ہو اس نے. اور اوپر سے اس کا چہرہ بھی کچھ جانا پہچانا سا تھا. یادداشت کے دھوکہ دینے پر جھنجھلاہٹ الگ ہوئی. میں بالکل یہی کرنے والا تھا اگر اظہر کانوں میں ہینڈ فریز ڈالے سو نہ رہا ہوتا تو. میری اماں کہتی تھی لوگوں کو ان کی نیند سے نہیں جگانا چاہیے. سادہ سا الفاظ ٹھہرا ہوا لہجہ محسوس کن گہرائیوں لیے ہوا تھا. رنگت گندمی مائل تھی. چہرے پر ہلکی سیاہ داڑھی جو بالکل بھی تراش شدہ نہیں تھی, یوں کہ بس کچھ عرصے سے شیو کرنا چھوڑ رکھا ہو. تو میں آ جاؤں؟ سوال دہرایا گیا. خاصا خوش شکل ہونے کے باوجود چہرے پر نمایاں ذہانت اور مسکراتے مطمئن تاثر کے علاوہ وہ ایک عام سا انسان لگتا تھا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کی اجازت دی. کمرے میں زندگی میں سنا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں کچھ لوگوں کا بڑا چرچا ہے. شائستہ شہریار نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ اگلی شائستہ شہریار آپ ہیں اور اب مجھ جیسوں کو اپنے کاموں کے لیے آپ کا منہ دیکھنا چاہیے. وہ کرسی سنبھالتے ہوئے کہہ رہا تھا. انداز نشست ایسا تھا جیسا روز اس جگہ بیٹھ کر چائے پینا معمول ہو. بے تکلفی اس بندے کی شخصیت کا خاصا تھی, یا وہ اسے دیکھ کر ہو رہا تھا وہ نہیں سمجھ پائی تھی. البتہ غصہ ضرور آیا. سامنے بیٹھے شخص کو سوالیہ نظروں سے گھورا کہ اس ساری بکواس کا مطلب. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ بلا معاوضہ راہ خدا میں خلق خدا کے مقدمات انسانوں کی بنائی عدالتوں میں لڑتی ہیں. انداز سوالیہ ہرگز نہیں تھا. رائے خدا کیا ہوتی ہے؟ جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں وہ کرتی ہوں. اکتاہٹ بھرا جواب دیا. تپتی سے پہر میں اس شخص کو خوش مزاجی کم از کم اس جیسی بندی کی سمجھ سے تو پرے تھی. پتا نہیں ہوتی ہوں گی کچھ جس پر لوگ بنا سوچے سمجھے چل پڑتے ہوں گے. خیر کام کی بات کر لیں اب. وہ اس کی اکتاہٹ سے محفوظ ہوا. جملے کا دوسرا حصہ کہتے میز پر کونی رکھے ذرا آگے کو جھکا. اپنا تعارف کرائیں پہلے, پھر میں طے کروں گی کہ آپ کے ساتھ کسی بھی نوعیت کی کوئی بھی بات کرنی بھی ہے یا نہیں. الفاظ سخت تھے اور لہجہ اس نے بمشکل نرم رکھا. مقابل اس سے متعلق کورٹ کے چرچوں تک سے باخبر تھا اور وہ اس کے نام تک سے ناواقف تھی. ہاں بس شکل ذرا جانی پہچانی تھی. میں نوٹ کرانا چاہوں گا کہ آج کی شائستہ شہریار جتنی بھی بڑی فیمل ساؤنسٹ ہے پر مجھ سے وہ بہت اچھے سے پیش آتی ہے. رہا میرا تعارف تو میڈیا کا بندہ ہوں
खबर मेरा दाना है और सवाल पानी। नाम रहबर उस्मान है। आपसे मुझे ये चाहिए कि एक केस है पिछले दिनों मुख्तलिफ चैनल्स की सरसरी सी सुर्खी बना और नई खबरों तले दब गया। मैं चाहता हूँ जब तक इंसाफ न हो जाए आप उसे अदालत में जिंदा रखें। मुख्तसर तरीन अल्फाज में उसने अपना रेफरेंस, तारुफ और मुद्दा बयां किया। नाम ने चेहरे की मानूसियत का राज खोला। वो मारूफ सहाफी था, तरक्की पसंद तबके का लाडला, लेकिन कहाँ टीवी पर आने वाला सुटेड बुटेड इंसान और कहाँ ये मलंग से हुलिया वाला शख्स, वो ठीक नहीं पहचान पाई थी। तफसील बताएं। सामने मौजूद फाइल बिलाखिर बंद करके वो पूरी तरह मुतवज्जा हुई। अगर उसे मिशी शहरियार ने भेजा था तो इसका मतलब था कि वो चाहती हैं कि अनका ये मुकदमा लड़े। तमाम उकताहट एक तरफ रखकर सवाल किया। अभी पिछले हफ्ते एक फैसला उसके हक में आया था। फिलहाल वो कोई केस बिला मुआवजा नहीं लड़ रही थी, सो उस रहबर उस्मान को सुन लेने में कोई हर्ज नहीं था। ज्यादती का केस है, 14 साल बच्ची है। FIR नहीं काटी गई है क्योंकि घर वालों ने, जिसमें उसका चचा और उसकी बीवी शामिल है, बच्ची की किरदार कशी करके उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। कोई सरपरस्ती करने को तैयार नहीं। फिलहाल मेरे दोस्त का एक शेल्टर है, वहाँ मकीन है, नाम जीना गुलाम मोहम्मद है। इस पते पर आप उससे मिल सकती हैं अगर मेरे साथ चलना चाहें। एक केस के मुतालिक किसी भी किस्म की कोई मदद दरकार हो तो ये मेरा कार्ड है। उसने कहते हुए शेल्टर होम और अपना कार्ड एक के बाद दीगरे जेब से निकालकर मेज पर उसकी तरफ खिसकाया। इसके अलावा दीगर तफसीलियात और मेरे सोच से इकट्ठी की गई मालूमात में आपको अभी ईमेल कर रहा हूँ। हाथ में फोन थामे उंगलियों को हरकत देते हुए कहा। रहबर ने उसकी हाँ का इंतजार किए बिना ये फर्ज कर लिया था कि अनका ये केस लड़ रही है। वो आज से यही करता था। स्टेज पर एक बैंड क्लासिकल आलात मौसीकी के साथ बिखेर रहा था। रबाब, सितार, बांसुरी। जीना की सालगिरह के सिलसिले में वो दोनों और अपनी कॉलेज की 2 दोस्तों के साथ उस क्लासिकल मौसीकी के कॉन्सर्ट में आई थी। उससे पहले रहबर ने उन सबको डिनर कराया था। वो बहुत मुहब्बत से दोनों हाथ टेबल पर रखे कुर्सी पर पीछे को होकर लुत्फ अंदोज हो रही थी। कभी उंगलियां टेबल पर होले से बजाकर मौसीकी में अपना हिस्सा डाल रही थी। बराबर पर बैठे रहबर की नजरें कदीम साजों पर टेबल पर थरकती अनका की उंगलियों पर थी। वो सेवर नहीं पहनती थी। उस वक्त भी सिया कुर्ते पजामे पर अजरक नुमा शेफोन का दुपट्टा पहने उसका वजूद किसी भी तरह के जेवर से आरी था। रहबर को ये कोरे हाथ देखकर वो अंगूठी याद आ रही थी जिसे पेश करके सवाल रखने जैसा मार का वो अंजाम नहीं दे पा रहा था। वो किसी के लिए खुद को नहीं बदलती थी। वो जानता था इसके लिए भी वो बंधन जैसा कोई जेवर नहीं पहनेगी। जज्बात को अगर बस से बाहर की कोई शाही बनाना था तो उन्हें कम से कम एक तरफा न बनाया जाता। क्या देख रहे हो? अनका ने उसकी आंखों का इर्तिकाज महसूस करते सवाल किया। तुम्हारे हाथ। वो किसी और ही कैफियत में गोया हुआ। नजर का जाविया अब भी नहीं बदला। वो नहीं समझी। खाली हैं बिल्कुल। अम्मा वो सिर्फ एक अंगूठी पहनती थी, हर वक्त पहने रखती थी। बाबा ने दी थी उन्हें, बहुत अच्छी लगती थी उन पर। वो तुम पर भी लगेगी। इसी कैफियत में बात जारी रखी और खत्म करते अंदाजा हुआ क्या कह दिया और कहाँ कह दिया। यार बोर हो गया हूँ। ये बिना बोल की मौसीकी नहीं पड़ती मेरे पल्ले। फोन भी डेड हो गया है, तुम भी बात नहीं कर रही। जीना मैडम तो दोस्तों में मगन, हम बुड्ढों को भूल ही गई है। उसने संभलने में लम्हा भी न लगाया। अनका की आंखों का उलझन भरा शौक कम हुआ। सर झटका। रहबर को बिना सर पैर की बोलने से बहुत शगफ था। ये जुमले भी उसने इसी खाते में डाले और ये बुड्ढा भी खुद को खूब कहा उसने। आगे पीछे की सफों में बैठी तकरीबन सारी ही ख्वातीन ही अपनी सीटों से उचक उचक कर उस बुड्ढे को देखना चाह रही थी। रहबर ने बज़ाहिर आगे की सफों में जीना को ढूंढते एक जोर नजर साथ बैठी अनका पर डाली, जो अब दोबारा से मौसीकी में महवी थी। मजीद देर अब मुमकिन नहीं रही थी कि अब बात छलक छलक जाती थी। वो खुद से नहीं कहेगा तो अपने रवैये से अशिकार हो जाएगा। कह देना ठीक था, बेहतर था। सलाम, आप हसन रजा हैं? मुझे मैडम अनका शाहनवाज ने भेजा है कि आपसे मिल लूं नौकरी के सिलसिले में। अपने क्यों बिकल में बैठे हसन ने फोन से सर उठाकर मुखातिब को देखा। नवारिद 20-21 बरस का लड़का था। जींस पर टी शर्ट और हुडी पहने, घुंघराले बाल, घनी आबरू, सर से पैर तक उसका तनकीदी जायजा लिया। वो उसकी जगह लेने आया था। चाय तो बना लेते होंगे।
उसे जैसे ओके करते सवाल दागा। जी? वो इस सवाल पर उलझा। मैडम ने क्या उसे खानसामा के काम के लिए भेजा था? कुछ नहीं, भाई अंदर है, जाओ मिल लो। हसन ने इजाजत देने वाले अंदाज में रहबर के केबिन की तरफ इशारा किया। मुझे आपसे मिलने को कहा गया है। उसे मैडम ने इस जगह हसन से मिलने को कहा था। अनका ने उसे रहबर का जिक्र मख्फी रखकर ये कहकर भेजा था कि यहाँ जाकर हसन से मिल लो। किसी चैनल पर काम करोगे तो आगे जाकर कम से कम CV में शुमार तो होगा। तजुर्बा। मुझसे मिलकर क्या करोगे? मैं तो जा रहा हूँ। जिसके साथ काम करना है जाओ उनसे मिलो। काम पसंद आ गया तुम्हारा उन्हें तो मेरी सीट तुम्हारी। गजीर ने उसके इंकशाफ पर उस कुशादा क्यूबिकल को देखा। उसे लगा था उसे हसन के मातहत काम दिया जाएगा, न कि उसी का ही काम। यहाँ ऐसी डेस्क जॉब के लिए तो उसका लहजा और खराब इंग्लिश देखकर ही दफा कर दिया जाता था। आ जाओ, यही सोचते उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलने पर उसे टेबल के उस पार बैठा वो शख्स नजर का धोखा ही लगा। मैं वो शायद गलत कमरे में आ गया हूँ, माजरत। आपके दिमाग हैरत के मारे चकराया। वो जरूर गलत जगह आ गया था। हसन उसे इतने बड़े जर्नलिस्ट को भाई कह रहा था। ये इंटरव्यू लेगा उसका? हसन ने भेजा है? रहबर ने भी हसन की तरह सर से पैर तक उसे देखा, पूछा। उसका अंदाज जांचता हुआ जरूर था पर तनकीदी नहीं। जी, फिर सही कमरा है ये। पैगाम आने पर टेबल पर औंधा पड़ा फोन सीधा करके देखा। तारुफ कराएं अपना बरखुरदार। उसे सरापा हैरत व चुप बने देखकर उसे बोलने पर उकसाया। गजीन ब्लोच, मास कम्युनिकेशन का तालिबे इल्म। फोन के स्क्रीन पर उभरते हसन के पैगाम में इसी लड़के का तारुफ मौजूद था। तो वकील साहिबा की सिफारिश पर आए हैं आप? नाम से उसे भी हवाला याद आया। अनका ने कहा था वो आज या कल में आएगा। सिफारिश पर नहीं आया मैं, आप देख लें। काम मेरे लायक ना लगे तो मत दे मुझे, मैं चला जाऊंगा। वजीर ने बात काटी। वो उस इतने बड़े जर्नलिस्ट को देखकर हैरान जरूर हुआ था पर मरूब नहीं कि वो कुछ भी कहे और वो सुन ले। उसे बुरा लगा था सिफारिश का लफ्ज। चेहरे के तासुरात जरा सख्त हुए। बैठो। रहबर ने उससे सवाल करने का इरादा तर्क करते उसे बैठने को कहा। बाज दफा चंद अल्फाज कुछ रद्द अमल ही इंसान का पता दे देते हैं। असिस्ट करना है तुमने मुझे? मैं बहुत सुस्त इंसान हूँ। मेरी प्रोफेशनल मेल संभालने से लेकर अपॉइंटमेंट स्केड्यूल, मीटिंग्स तय करना, शो के लिए ड्रेसिंग से लेकर स्क्रिप्टिंग फाइनल करने तक सब देखना है। कभी कभी मैं इतना सुस्त हो जाता हूँ कि कॉलम बोलकर फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। उन्हें टाइप करना तुम्हारा काम है। इसके अलावा मैं चाय भी बहुत पीता हूँ, बल्कि सिर्फ चाय ही पीता हूँ, पर बनाता खुद नहीं। तुम हसन से सीख लेना। और मुझे हर तरह के लोगों से मिलना नहीं पसंद, फिर मेरा मूड दिनों खराब रहता है। सो हर ऐसे शख्स से जिससे मुझे नहीं मिलना होता या महीने में एक दफा से ज्यादा नहीं मिलना होता, उन्हें मेरे ऑफिस से तुम ही दूर रखना है। वो भी ऐसे कि उन्हें महसूस न हो कि उन्हें जानबूझकर दरवाजे से लौटाया गया है। 1.5-2 माह हसन यही है, उससे सीख लो सब। उसके बाद 1 माह तुम अकेले काम करके देख लेना। 3 माह बाद तुम्हें मैं और मुझे तुम समझ आ गए तो फिर तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। इतनी भी पक्की ना समझना, क्योंकि जाहिर है तुमने इससे आगे और बड़ा बहुत कुछ करना है। हसन को कह दो तुम्हें अपनी टेबल के पास ही जगह बना दे। उसके बैठते ही रहबर ने हल्के फुल्के अंदाज में उसे तफसील से जॉब डिस्क्रिप्शन बताते दोबारा हसन के पास भेजा, पर वो वहीं बैठा रहा। चेहरे पर उलझन थी, नापसंदीदा सी उलझन। कुछ कहना है? रहबर ने उसे न उठते देखकर पूछा। इंटरव्यू नहीं लिया आपने? उसे कैसे एक राइटर से सीधा इतने बड़े चैनल पर इतने बड़े जर्नलिस्ट के साथ काम करने का मौका मिल सकता है, वो भी बिना इंटरव्यू के? वो शॉर्टकट का कायल इंसान नहीं था। ले लिया है जितना जरूरी था, बाकी बताते रहना काम करते हुए। वो कहते हुए लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ और फिर एक गहरी सांस भरकर दोबारा उसकी जानिब देखा। उस लड़के की खुददारी आड़े आ रही थी। देखो ठीक है, तुम्हारी उस्तानी का मुझ पर बहुत रोब है, पर इतना भी नहीं है कि सिर्फ उसकी फरमाइश पर कोई ऐसा काम किसी को भी दे दूं जिस पर मेरी दिन भर की फंक्शनिंग मुनहसिर हो। और दूसरा, उसने जरूर तुम में कुछ देख कर यहाँ भेजा होगा। इसे सिफारिश के बजाय तुम मेरा इसकी इंसानों की परख पर एतबार समझ लो। उसने तफसील से समझाते नौवारिद लड़के की कश्मकश दूर करना चाहिए। ठीक है, आपके पूछने पर वो आसूदगी और आमादगी से इस बात में सर हिलाते खड़ा हुआ।
हसन को कहना सरमद को कहे रिकॉर्ड करने वाले शोज की तरतीब भेजे मुझे। रहबर ने उसे दरवाजे पार करने से पहले काम सौंपा। उसके जाते ही वो मुस्कुराया। वो अभी स्टूडेंट था। उसने तनख्वाह का जिक्र नहीं किया, जैसे ख्याल ही न आया हो। वो वाकई सीखने ही आया था। ठीक, वो हिदायत नोट करता बाहर आया। आ जाओ, बैठ जाओ यार, कब तक ऐसे हैरान खड़े रहोगे? अपनी टेबल के पास उस लड़के को मोहरत की तरह अस्तादा देख हसन ने उसे साथ रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसका क्यूबिकल काफी बड़ा था, 2 लोगों की जगह बन सकती थी। उसने फराग दिली से बनाई भी थी। गजीन को इंटरव्यू का नतीजा जाने बिना उसके अपने लिए जगह बनाने पर ताजुब हुआ। हसन और उसका बॉस दोनों ही अजीब थे, अच्छे वाले अजीब, गर्म जोश से गैर फॉर्मल से अजीब। चाय पियोगे? वो आकर बैठा तो हसन ने चाय की पेशकश की। ये पहली और आखिरी चाय है जो मैं तुम्हें बतौर इस्तकबालिया पिला रहा हूँ। इसके बाद से ये ड्यूटी तुम्हारी। उसके मना करने के बावजूद वो उसका कप भी बना लाया था। 1.5 साल उस शहर की सर्द मजाजी के हाथों धक्के खाने के बाद बहुत अचानक ही उसकी ख्वारी खत्म हुई थी। वो यहाँ बहुत कुछ सीख सकता था। तनख्वाह कितनी भी कम हो, पर एक राइटर से तो ज्यादा ही होगी। उसका गुजारा हो ही जाता, पर साथ में तजुर्बा जैसी कीमती चीज भी मिल रही थी। 1 मिनट ठहरिए जरा, कहाँ जा रही हैं? जीना खा के रंग का बड़ा सा मोटे गत्ते का करेट उठाए रहबर के ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। जब टोके जाने पर रुकी। हैरत से उसके पीछे चलता रसूल बख्श भी रुका। पार्किंग में गार्ड के काम सर अंजाम देता था। उसके हाथ में ज्यादा बड़ा करेट था। जीना अपने क्यूबिकल से निकलता सामने आया। हसन कहीं बाहर गया हुआ था। अंदर। जीना ने डब्बा अपने चेहरे से जरा नीचे करके रोकने वाले को देखा। नया चेहरा, उसे पता था ये कौन हो सकता है। क्यों? भव्य सुगड़ कर सवाल किया गया। यूं कि घनी भव्य आपस में मिल गई। क्योंकि जाना है मुझे। भारी सा डब्बा उठाए वो जितना उचका सकती थी कंधे उचकाते बोली। अपॉइंटमेंट नहीं है आपका? उसने उसे वापसी का रास्ता दिखाया। आज की अपॉइंटमेंट लिस्ट में सिरे से ही कोई खातून थी ही नहीं, और फिर ये टीनेज लड़की का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहतरमा, आप ऐसे नहीं जा सकती। तारीफ कराएं अपना पहले। मुझे इजाजत लेने दीजिए। हर जगह आने जाने का तरीका होता है कोई। जीना को अपनी बात नजरअंदाज करते ऑफिस की तरफ बढ़ते देख वो उसका रास्ता रोकते जरा ज्यादा गुस्से से गोया हुआ। हसन ने जिक्र किया था रहबर की ख्वातीन में मकबूलियत का। ये जरूर कोई ऐसी ही फैन थी। जीना, गुलाम मोहम्मद, ऑफिस के इंटीरियर डेकोर के सिलसिले में आई हूँ, आप पूछ लीजिए। रसूल बख्श को अपना ठीक तारीफ देने से इशारे से रोकते हुए उसने उस गुस्से से लड़के को शर्मिंदा कराने की ठानी। पहले आनी से इस की तारीफ सुनना, और अब जैसा वो भाई पर हक जमा रहा है, उसके अंदर की अमन पसंद लड़की दूर कहीं जा सोई। वो उसे अब भी मशकूक नजरों से देखता घूमकर फोन के पास आया। सर, कोई मोहतरमा आई है, कह रही है कि ऑफिस के डेकोर के सिलसिले में मिलना है आप। नाम? सवालिया नजरों से देखा कि नाम उसने उसका पहले सुना ही नहीं था। रसूल बख्श ने फिर रोकना चाहा, पर जीना ने उसे घूरते नाम दोबारा बताया। जीना, गुलाम मोहम्मद बता रही। तो वो अंदर क्यों नहीं आ रही? बिना अपॉइंटमेंट के कैसे सर? दूसरी तरफ से उलझे सवाल से जवाब पर उसने सर उठाकर फिर इस लड़की को देखा जो उसे ही जताती नजरों से देख रही थी। आने दो उसे गजीन, उसे कोई नहीं रोकता, सामान भी साथ होगा उसके। रहबर समझ गया था कि क्या हो रहा है बाहर। जी, उठवाने में मदद करो, हिदायत देते फोन रखा। लाइन दे मुझे। उसने हाथ बढ़ाकर डब्बा लेना चाहा, जिसे जीना ने फौरन पीछे किया। क्यों? बिल्कुल इसी के अंदाज में पूछा जैसे अभी वो थोड़ी देर पहले पूछ रहा था। भव्य सुकेड़ कर, बॉस का हुक्म है, मुझे मदद करनी है, आप जाएं अंदर। वो समझ रहा था ये लड़की क्या कर रही है, पर उसने संजीदगी से अपना काम करने पर तवज्जो दी। गुड, आपके शाबाशी देते। डब्बा उसे थमाया और खुद रहबर के ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए। बहुत ऑफिसेंट है आपका नया असिस्टेंट। जब रसूल बख्श सामान रखकर जा चुका और सलाम दुआ के बाद सिर्फ वो तीनों रह गए, तो जीना ने तारीफ में लपेटकर उसकी शिकायत लगाई। है तो तुम भी इतने अरसे बाद आती हो, नए लोग कैसे पहचानेंगे? रहबर ने मुस्कुराते हुए सादा सा सवाल किया। ये भी है। वो जल्दी ही मान गई। गजीन, ये जीना है, शी इज फैमिली। इसे यहाँ आने से किसी भी काम के लिए पहले से वक्त लेने की कोई जरूरत नहीं। रहबर ने उसी अंदाज में जीना का तारुफ कराया। जी सर। रहबर को गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराता देखकर वो बेफिक्र हुआ।
उसने दिमाग में बात दर्ज करते हसन को रहबर की फैमिली की लिस्ट उसे दे देने का मेंटल नोट भी बनाया कि ये आज वाला किस्सा बार बार दोहराया ना जाए। और ये गजीन है, बहुत जल्द आपके सीनियर बन जाएंगे। रहबर ने गजीन का तारुफ ऐसा कराया कि वो सिर्फ मेरा असिस्टेंट नहीं, काश पता नहीं एडमिशन होगा भी या नहीं। भाई की गैर महसूसी सरजनिश का जाहिर करने के लिए उसने बात बदली। हो जाएगा, फिक्र न करें। कॉल आ जाने के सबब रहबर जवाब न दे पाया तो गजीन ने फॉर्मेलिटी निभाई। ये भी है, जब आपका हो गया तो मेरा भी हो ही जाएगा। रहबर की सरजनिश का गुस्सा भी उसे पर निकाला। चाय लेंगी आप? गुस्सा दबाते दूसरा सवाल किया। दिल तो कहता यहाँ से वॉक आउट कर जाए, पर लम्हा माँ कहती थी कि जब नौकरी की तो फिर नखरा कैसा। नहीं, बनाना स्मूथी। वो उसके नहीं पर शुक्र करता पलटा, पर जब पीछे से फरमाइश सुनाई दी, ठीक, वो कहकर निकल गया। ये बनाना स्मूथी उसने ऑर्डर ही करनी थी। अंदर जीना रहबर को उन डब्बों से निकालकर अपने रिसाइकल्ड स्क्रिप्चर दिखा रही थी। मार्च मुल्क में हक और मुखालिफ में बरपा हुए शोर के साथ तुलू हुआ और तमाम तर एतराजात और नारों के साथ ग्रुप भी हो गया। एसएस के इस दिन के हवाले से बनाने जाने वाली छोटी सी डॉक्यूमेंट्री वेबसाइट और यूट्यूब पर नशर की गई। मार्च के बाद शाम के वक्त वो वादे के मुताबिक इंटरव्यू के लिए स्टूडियो आई थी। सफेद चिकन के कॉलर बंद करते शलवार में वुमेन्स डे का बैच लगाए, बालों में क्लेचर अटका रखा था। कुछ देर में वो चैनल के मेकअप रूम में स्टाइलिंग टीम से निपटने के बाद हल्का फुल्का मेकअप करवा रही थी। पीछे स्टैंड पर लटका वो बिजनेस फॉर्मल और पार्टी वेयर का फैशन ड्रेस अपनी हर माई नसीबी परमात्मा को ना था कि जिसके लिए आया था उसने पहनने से इनकार कर दिया था। अब उसने बॉस लेडी की स्टाइल की तस्वीर कैसे होती। वो जिन कपड़ों में आई थी इंटरव्यू उसने उसी कपड़ों में देना था। उसे स्क्रीन पर अच्छी लगने से ज्यादा असली लगने की फिक्र थी। ये कपड़े, हेयर स्टाइल, ये वो नहीं थी, और जो वो नहीं थी उसे वो नहीं लगना था। मैडम, गुसैन खुले दरवाजे पर दस्तक देता मेकअप आर्टिस्ट को चेहरे पर झुका देख कर अंदर आने से हिचकिचाया। अनका ने उस लड़की को कुछ लम्हे रुकने का इशारा करते उसे अंदर आने की इजाजत दी। सरमत सर कह रहे हैं कि आप एक दफा सवालात देख लें, आपको मेल कर दिए हैं, और जो सवाल आप चाहती हैं न पूछे जाएं वो भी बता दें। गजीन के बात सुनते सामने रखा फोन उठाकर मेल खोली। ये रहबर ने सेट किए हैं। चेहरे पर हैरत और उलझन दोनों वाज़ेह थी। उसमें बहुत से सवालात का उसके काम या आज की थीम से कोई ताल्लुक नहीं था। वो जाती नौयत के थे, सारे नहीं, आज की थीम से रिलेटेड जो है सिर्फ वो जरा शर्मिंदा हुआ। ये सवाल सरमत सर ने जबरदस्ती उससे डलवाए थे कि हो सकता है मेहमान अप्रूव कर दें तो प्रोग्राम में कुछ मसाला आ जाए। रहबर नहीं जानता था उसके मुतालिक आखिरी वक्त की फाइनल स्क्रिप्टिंग देखना हसन का काम था, जो गजीन के आने के बाद अपनी कुर्सी से कम ही हिलता था। मैं उनके अलावा किसी और का जवाब दूंगी भी नहीं। मैं सिर्फ एसएस की एमडी की हैसियत से हमारा इदारे के मुतालिक सवालात के अलावा सिर्फ आज उस दिन के मुतालिक ही बात करूंगी। सरमत साहब को कह दो कि मैं कोई सेलिब्रिटी या पब्लिक फिगर नहीं हूँ। पर्सनल सवालात ना ही किए जाएं मुझसे। वही उसका डोटोक सा अंदाज। जी, गजीन ने अस्वाद में सर हिलाया। उसे खुद भी ये सवालात पसंद नहीं आए थे। अनका रजामंद हो भी जाती तो रहबर ने ये सवाल फिर भी नहीं पूछने थे। पिछले 20 दिन में इतना अंदाजा तो हो ही गया था उसे, पर सरमत भी बतौर एपी अपनी सी कोशिश करना नहीं छोड़ता था। गजीन वो पलट कर जाने लगा था, पर मैडम के मुखातिब करने पर कदम थमे। डॉक्यूमेंट्री पर बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तुम्हारी तारीफ काफी लोगों ने मुझसे पर्सनली आकर की है। उसने शी सपोर्ट की डॉक्यूमेंट्री में बतौर इंटरव्यू का काम किया था। वो उसी का हवाला देते उसकी हौसला अफजाई कर रही थी। शुक्रिया, सर हिलाते वो वापस पलटा तो मेकअप आर्टिस्ट का हाथ उसके चेहरे पर दोबारा चलने लगा। हसन और गजीन शीशे के पार लगे बहुत से मॉनिटर पर साथ खड़े आज का शो देख रहे थे। स्टूडियो कंट्रोल रूम में लाइव प्रोग्राम के दौरान वाली मामूली अफरा तफरी थी। इस वक्त अनका एसएस की लड़कियों के तालीम के सिलसिले में लिए जाने वाले अक़दामात पर बात कर रही थी। इससे पहले 10 मिनट आज की डॉक्यूमेंट्री को भी दिए गए थे। अब कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाए। उसकी बात खत्म हुई तो रहबर मुस्कुराते हुए नए मौजू पर आया। कंट्रोवर्सी के बिना आप जाने तो नहीं देंगे, सो पूछ ले।
वो कंधे उचकाती लापरवाही से गोया हुई। रेबर ने मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया कि बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों पर एतमाद थे, अपनी अपनी फील्ड में माहिर। सवाल जवाब का सिलसिला एक दूसरे की आंखों में देखते जारी था। ड्रामा में आने वाले कपल से ज्यादा केमिस्ट्री तो इनमें है। दे लुक गुड टुगेदर। पीछे खड़ी दो इंटर्न लड़कियों का सरगोशाना तबसरा कान में पड़ा तो गजीन ने मुड़कर उन्हें घूर कर देखा। वो शर्मिंदा होती इधर उधर हुई। अपने उस्ताद के बारे में ऐसी बात उसे नागवार गुजर रही थी। बेच गालिबन मार्च अटेंड करके आ रही हैं आप। औरत मार्च के मुतालिक क्या राय है आपकी? अंदाजा लगाने की खुद साख्ता सी कोशिश, जैसे वो अकेली ही गई थी मार्च पर, और जीना के साथ मार्च को फुटबॉल मैच समझकर बैनर्स पकड़कर उछलते हुए नारे भी उसी के फरिश्तों ने लगाए थे। अनका ने खुद को कैमरे के सामने आंखें घुमाने से बमुश्किल रोका। बहुत लिहाज से कैमरे के सामने आप जनाब की जा रही थी। अच्छी ही है, होना चाहिए उसे और भी बड़े पैमाने पर। मुख्तसर से जवाब, क्यों है ये अच्छी राय? एक्सक्लूसिव सा इंटरव्यू था, उसे तफसीली जवाब दरकार था। देखें, मेरे लिए ये एक प्लेटफॉर्म है, अपने मसाइल अपने राय के नारों और बैनर्स के जरिए इजहार का प्लेटफॉर्म, डिबेट्स करने का एक बहुत अच्छा जरिया। ये सबके लिए है, कोई हदबंदी नहीं है कि यहाँ कौन आएगा कौन नहीं। मसला पता क्या है? मसला ये है कि हर औरत मार्च के बाद फोकस उन बैनर्स पर किया जाता है जिन्हें हमारा माशरा कबूल नहीं करना चाहता। थोड़ा ज्यादा बोल्ड बुनियादी मसाइल से जरा हटकर कुछ बयां करते हैं जो आप ये देखें। ये बैनर्स कौन उठाता है? ये 90% से ज्यादा एलिट क्लास की ख्वातीन के हाथ में होते हैं, स्पेशली लिबरल एलिट। आप कह रही हैं कि औरत मार्च के बदनामी की वजह लिबरल एलिट तबका है? उसने फौरन उसके बाद पकड़ते सवाल दागा। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि ये वो तबका है जो माशरे के 10% की भी बमुश्किल नुमाइंदगी करता है। इनका कल्चर, अखलाकी अकायद बाकी माशरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जो बेशतर आबादी के लिए गलत है, इनके लिए वो नॉर्मल है। आपकी तनकीद से वो बदल नहीं जाएंगे। वो बुनियादी हकूक की बात नहीं करते क्योंकि वो उनके पास पहले से मौजूद होते हैं। जायदाद में हिस्सा, तालीम, कैरियर, शादी को लेकर फैसले की आजादी, हर चीज। इस तबके की ख्वातीन के मसाइल मुख्तलिफ हैं जो बुनियादी सतह के नहीं, पर इनके लिए वो मसाइल हैं, और अगर वो वहाँ आकर इजहार करती हैं तो उन्हें करने दें। मसला तब बनता है जब मीडिया का सारा फोकस अगले दिन टीआरपी और मसाले की खातिर सिर्फ इन बैनर्स पर होता है। मैंने जैसे पहले कहा, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वहाँ उठाए गए ऐसे बैनर्स आवाम रिलेट नहीं कर पाती, उनके लिए वो समझ से बालातर हैं, गैर जरूरी और जैसा कि कहा जाता है फहाश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप पूरे प्लेटफॉर्म को गलत ठहराएं। आप हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें। अगर आपको लगता है वो क्लास पूरे माशरे में औरत को जो मसाइल लाहक है उनकी नुमाइंदगी नहीं करती, तो वहाँ जाकर उन पर बात करें जो आपको मसले लगते हैं। आप क्यों फिर एक क्लास को उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने दे रहे हैं? वो आपके लिए भी है। एसएस की टीम और वहाँ मौजूद ख्वातीन, हम सब ने हिस्सा लिया आज मार्च में। सब ने अपने बैनर्स पर वो लिखा जो मसाइल उनकी जिंदगी खा गया। ज्यादती, वर्क प्लेस हरेसमेंट, स्टॉक किया जाना, सड़कों पर छेड़ा जाना, ब्लैकमेलिंग, तनख्वाह में अदम असामात, घरेलू तशद्दुद, मैरिटल रेप, जायदाद में हिस्सा न दिया जाना। इसका पेशा जामा और मलल गुफ्तगू के फन में ताक होने का तकाजा करता है। वो अपने काम का हर तकाजा निभाना जानती थी। देखें, हम चाहे किसी भी तबका फिक्र से ताल्लुक रखते हो, हम इस बात से मुखरिफ नहीं हो सकते कि इस माशरे में औरत सिर्फ औरत होने की वजह से ही बहुत से मसाइल का शिकार है। उसकी वो वजूहत भले ही हमें मुख्तलिफ लगती हैं, क्योंकि उनके लिए ये मजहब से दूर का नतीजा है, बाकी उसे माशरे की इक़्तिदार से इनहराफ के सबब समझते हैं। मेरे लिए ये स्ट्रक्चर है। समाजी ढांचे उठाए ही इस अंदाज में गए हैं कि ये मसाइल उनमें अनबिल्ड हैं। मैं वकील हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारा कानून किस कदर औरत के दुश्मन है और हमारा लॉ मेकर्स इस मसले को लेकर किस कदर गैर संजीदा। आप जानते हैं पाकिस्तानी कानून में मैरिटल रेप को डील करने के लिए कोई शख्स सिरे से मौजूद ही नहीं।
बलूचिस्तान में तो अभी तक चाइल्ड मैरिज भी लीगल है। ज्यादती की सूरत यहाँ मेडिको लीगल प्रैक्टिसेस किस कदर गैर इंसानी है। रेप ट्रायल मुजरिम को सजा देने खुद मुद्दे के लिए अजीबनाक सजा जरूर बन जाता है। और दुख की बात यह है कि इन मसाइल पर बड़े पैमाने पर कोई डिबेट है ही नहीं। मसाइल पर बात होगी, उनकी निशानदेही होगी तो वो हल होंगे ना। तो ऐसे में अगर एक प्लेटफॉर्म ये काम कर सकता है तो जाए और उसे इस्तेमाल करें। वहाँ बाकी क्या कर रहे हैं इस पर तनकीद के बजाय जाएं, हिस्सा लें और खुद वो करें जो आपको सही लगता है। इन मसलों पर बात करें जो आपको मसले लगते हैं। जवाब तफसीलन दिया गया था। ठीक, उसने कहते हुए अपने सामने रखे कार्ड्स को आगे पीछे किए। आप एग्री कर रहे हैं? मसनूई शगुफ्तगी से हैरत वो सर झुकाए मुस्कुराया। एग्री करना मेरा काम नहीं है, मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूँ और वही करने लगा हूँ। कार्ड सवाल देखते उसे जवाब दिया। एक मखसूस नारा जो सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इसके बारे में आपकी जाती राय क्या है? उसने सवाल किया। इस दफा मुस्कुराने की बारी अनका की थी। यकीन करें, पिछले 1 घंटे से मैं आपको अपनी जाती राय ही से आगाह कर रही हूँ। ये मुस्कुराना ऐसा था जैसे मैंने तुम्हारी बात को एंजॉय किया, मुझे मजा आया, शाबाश। जैसे हरूफ की बरसात सजी हो और वो जुमले की मेहरें चलती हो। अपनी टक्कर के खिलाड़ी के हर चाल पर दाद देते हो, उसे चित करने की कमर कसते हो। मन पसंद खेल, दिल पसंद खेल हरीफ। खैर, ये एक बड़ा नारा है, बड़ा इंसेंस कि ये बहुत वसी है। बेशक डेफिनेशन इसकी ये है कि आपने अपने वजूद के साथ क्या करना है वो तय करना सिर्फ आपका हक है। जैसे लिबास को लेकर लें, आप वो पहने जो आपको सही लगता है। ये नारा हया वर्सेस फहाशी या जिन्स वर्सेस अबाया का नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। केरला में मुस्कान को हक हासिल है क्योंकि इसके लिए उसके मलबूसात का फैसला ना करें, बल्कि वो खुद करे जो वो करना चाहती है। अबाया लेना है या नहीं, ये उसका फैसला होना चाहिए, सिर्फ उसका। चले ऑन आला कटर नोट में आपको अपनी आज की मेरा जिस्म मेरी मर्जी पर एपिसोड सुनाती हूँ। इस इंटरव्यू के लिए आपकी टीम की तरफ से काफी इसरार था कि मैं इनका सिलेक्ट करदा एक बहुत ग्लैमरस सा डिजाइनर लिबास पहनकर स्क्रीन पर आऊं। मैंने नहीं पहना क्योंकि मैं वो नहीं थी। मैं किसी की स्क्रीन विजन पर पूरा उतरने के लिए खुद को नहीं बदल सकती, ये मेरा फैसला था। सबको ये आजादी हासिल होनी चाहिए। आखिरी बात कहते उसकी आंखों में कुछ जताता सा तासुरात आमेज तासुर रहबर ही देख पाया था, जिसे कह रही हो तुम्हें ही शौक था मुझे बुलाने का। उसने यकीनी बनाया कि उसकी टीम दोबारा कभी रहबर के उसे बुलाने के ख्याल की तायद ना करे। मैडम की बात पर गजीन ने सर सरमद को देखा, जिसका चेहरा रहबर के कान में हिदायत उंडेलते उस गैर मुतवक्का हमले पर सुर्ख पड़ा। फिर हसन को देखा जो दबा दबा मुस्कुराया। बाकी टीम की बौखलाहट की तकलीद करने के बजाय उसने हसन के साथ मुस्कुराना बेहतर जाना। मेरी टीम ओवर एक्साइटेड हो गई होगी आपको स्टूडियो में देखकर, हमारी तरफ से माजरत। उसने हल्के फुल्के अंदाज में बात संभाली। ये शायद रहबर उस्मान की अपने प्रोग्राम की तारीख में पहली माजरत थी। ये सिर्फ अनका शाहनवाज की ही बस में थी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी से मुराद कॉन्सेंट है, यानी ये नारा रेप, हरेसमेंट, स्टॉकिंग बिहेवियर के खिलाफ बात करता है। इससे मुराद सेहत है। यहाँ तो अक्सर घरानों में डॉक्टर को दिखाना है या नहीं, ये फैसला भी औरत के लिए दूसरे ले रहे हैं। अक्सर वो काबिल डॉक्टर से इसलिए रुजू नहीं कर पाते क्योंकि वो मर्द होते हैं। ये पाबंदियां जानलेवा साबित होती हैं। अब सवाल है कि फिर ख्वातीन डॉक्टर्स क्यों काबिल नहीं है? इसी बात से हम माशी पहलू चलते हैं, कैरियर की बात करते हैं। आप काम करेंगी या नहीं, ये फैसला भी तो आपके लिए लिया जाता है। ख्वातीन डॉक्टर्स अक्सर डिग्री के बाद घर बैठा दी जाती है और जो होती हैं उनमें से अक्सर पर गायनी के शोबे को चुनने का प्रेशर होता है क्योंकि वहाँ सिर्फ ख्वातीन होती हैं। यकीन करें, औरतों को गायनी के अलावा भी सेहत के मसाइल लाहक हो सकते हैं जिसका इलाज एक गायनी एक्सपर्ट नहीं कर सकती। आपने कैरियर बनाना है या घर बैठकर होम मेकर बनना है, इस बात का आपकी अपनी रजामंदी से तय होना ही इस नारे का मतलब है। हमें चीजों को तंग नजरी से एक मखसूस तनाजे से देखना छोड़ देना चाहिए। चंद लम्हों के मजाक के बाद
اس نے سابقہ سنجیدگی اور فضاحت سے اپنی بات مکمل کی۔ وقت بدقسمتی سے ختم ہو رہا ہے، چند آخری جملے اگر آپ کہنا چاہیں۔ کان میں پڑتی سرمد کی وقت ختم ہونے کی ہدایت سنتے رہبر نے بحث سمیٹی۔ آخری میں تو یہی کہ یہ دن میرا کام بس عورت کو اس معاشرے میں ایک جنس کے بجائے انسان کا مقام دلانے کے لیے ہے۔ آئی ٹیک پراؤڈ ان بینگ کولڈ فیمنسٹ۔ ہمیں اس لفظ سے ڈرنے کے بجائے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ رہبر کی بجائے کیمرہ کو دیکھ کر اقتدامی جملے کہہ رہی تھی۔ توقع کے برعکس یہ تجربہ اتنا بھی برا ثابت نہیں ہوا تھا۔ شو لائیو تھا اور اس وقت آفاق کے گھر کے ہال میں ٹی وی پر بھی چل رہا تھا۔ 2 سیٹر صوفے پر اپنی والدہ کے ساتھ وہ ٹی وی کے سامنے براجمان تھا۔ ویکینڈ پر ڈنر کے بعد کافی کے ساتھ رہبر کا شو گھر والوں کے لیے معمول تھا۔ بنین ساتھ پر پڑے سنگل صوفے پر موجود شوہر اور ساس ہی کی طرح انہماک سے ٹی وی ہی کی طرف متوجہ تھی۔ ساتھ ہی ماربل کے فرش پر بچھے چھوٹے سے قالین پر ان کی 2.5 سالہ بیٹی اپنے کھلونے میں مگن تھی۔ یہ لڑکی بھی دوست ہے نا تمہاری؟ پروگرام ختم ہوا تو رقیہ نے بیٹے سے سوال کیا۔ رہبر کے توسط سے اچھی سلام دعا ہے، اکثر پیشنٹ بھی ریفر کرتی ہے۔ چلیں دوست ہی کہہ لیں آپ۔ وہ بہت اچھی اخلاق کی ہو کر بھی کافی ریزروڈ سی تھی۔ پورے شہر میں اس کا دوست شاید رہبر کو ہی کہا جا سکتا تھا، باقی سب سے بس دوستانہ سا پروفیشنل تعلق ہی تھا۔ زینا اسی کے ساتھ ہی رہتی ہے نا؟ اس نے کیس لڑا تھا اس کا؟ رقیہ نے یادداشت کھنگال کر حوالہ برآمد کیا۔ زینا آتی تھی تو آدھا وقت آنی ہی کرتی تھی، پھر اس کی آنی سے ملنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا کبھی۔ جی سر اسبات میں ہلاتے جواب دیا۔ اچھی لڑکی ہے، عجیبی طرح سے پرکشش۔ یہ بھی ابھی تک ایسے ہی گھوم رہی ہے؟ تعریف کرتے انہوں نے سوال کیا۔ کیسے؟ وہ سمجھا نہیں۔ بنا شادی کے؟ سبین کو ہنسی آئی۔ مطلب جو شادی نہیں کرتے وہ ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں؟ کی تھی اس نے؟ آفاق نے تشریح کرائی کہ نہیں ایسے ہی نہیں گھوم رہی۔ پھر انہوں نے دلچسپی سے اس تھی کا سبب جاننے کو کریدا۔ نہیں چلی وہ اب یوں کسی کے پرسنل بحث لاتے اچھا خاصا غیر آرام دہ ہو رہا تھا۔ رہبر کے حوالے سے چاہے وہ جیسا بھی حوالہ تھا اسے وہ بہت محترم تھی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ماں ذرا موڈ میں تھی۔ اس نے بیوی کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ 10-12 سال پرانی بات ہے امی۔ وہ فوراً مدد کو آئی۔ رہبر کے لیے بڑی اچھی لگی ہے مجھے یہ۔ ان کی بات پر مسکراہٹ آفاق کے چہرے پر آئی۔ اسے بھی اپنے لیے بس یہی اچھی لگتی ہے۔ اس نے تائید میں سوچا۔ دونوں میں دوستی بھی ہے اور زینا کو لے کر ایک ذمہ داری اتنی خوش اسلوبی سے ساتھ نبھانے کا تجربہ، اور پھر اتنی پیاری سی ہے۔ کیسا روایتی سا مشرقی حسن ہے اس کا؟ روایتی تو خیر اس میں کچھ نہیں ہے۔ آفاق کو اس کا ہر غیر روایتی پن یاد آیا۔ غیر روایتی ہونا ہی تو جڑ تھی اس مسئلے کی۔ تعلق کہاں سے ہے اس کا؟ رقیہ کی نئی دریافت شدہ دلچسپی اب اتنی جلدی ختم نہیں ہونی تھی۔ سندھی تبھی دیکھو ذرا کیسا صحرائی سا حسن ہے۔ اس بار رہبر آئے گا تو بات کرتی ہوں اس سے، میں زیادہ ہی یہ لڑکا رہ لیا اکیلا۔ وہ پورا عزم سے گویا ہوئی۔ امی پلیز، وہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے گھر آنے سے کتراتا ہے۔ آفاق نے منت سے انہیں باز رکھنا چاہا۔ تو میں اس کے گھر جا کر بیٹھ جاؤں گی؟ بیٹے کی منت کو وہ یوں بھی کم ہی خاطر ملاتی تھی۔ ابھی انکا انسان کی اپنی مرضی پر اتنا بڑا لیکچر دے کر گئی ہے، آپ پھر اپنی رائے تھوپنے چلی ہیں۔ اس نے پروگرام کی بحث کا حوالہ دیا۔ وہ عورتوں کی بات کر رہی تھی۔ ماں نے ہاتھ جھلا کر دلیل دفاع کی۔ انسانوں کی بات کر رہی تھی امی کہ لوگوں کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہونا چاہیے۔ سمجھانا چاہا، چاہے جن رول دے وہ اپنی مرضی کے پیچھے بڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ بچوں کو عقل کی بات بتانے کے لیے ہی نا۔ اس پیڑھی کو شخصی آزادی والی باتیں کم ہی سمجھ آتی تھی۔ امی پر وہ بچہ نہیں ہے نا، 35 سالہ آدمی ہے۔ بچے کی بھی خوب کہی امی نے۔ 18 سالہ لڑکی کا گارجن انہیں بچہ لگ رہا ہے؟ میرے لیے تو بچہ ہی ہے۔ اس کی ماں کو کیا جواب دوں گی میں کہ میرے ہوتے ہوئے ایسی ویران زندگی گزارتا رہا اس کا بیٹا؟ انہیں سکینہ رہبر کی ماں سے اپنی دوستی یاد آئی۔ میں نماز پڑھ کر آؤں؟ سبین نے معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہانی کو اٹھا کر آفاق کی گود میں ڈالتے کہا۔ دراصل ساس کو عشاء کی نماز یاد دلائی۔ ہاں مجھے بھی پڑھنی ہے، پھر تہجد کے لیے آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ وہ دھیرے سے گھٹنوں پر زور دیتے اٹھ گئی۔ آفاق نے انہیں لوگوں کے بجائے اللہ کی
जवाबदेही की फिक्र करते देखकर शुक्र किया। एक तशक्कुर भरी नजर बीवी का अपनी कमरे में गुम होते पुष्प पर भी डाली। क्या मतलब तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते? अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करो, आधे से ज्यादा मालूमात मैं दे रही हूँ तुम्हें। मुझे सिर्फ इस वक्त क्या सूरत हाल है वो बताओ, मुझे ये काम करके दो फारूक, ये जरूरी है। वो अपने ऑफिस में बैठी किसी से अजियत भरी बेजारी से फोन पर महू बहस थी। जितना ये काम नागुज़ीर था इतना उसका इन्वेस्टिगेटर हीले बहाने कर रहा था। एसएस में आए एक केस ने उसे बहुत बुरी तरह इस्तराब में मुब्तला कर दिया था। उसे मुतमईन होना था, वरना शायद वह जब्त अकल हवा सब खो बैठती। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सखर मेरे किसी मौजूदा केस की जूरी सिडक्शन में नहीं आता, यह कुछ और है। और ऐसा कुछ गैर कानूनी करने का कह भी नहीं रही हूँ मैं, सिर्फ बुनियादी मालूमात। इतना तो आम लोग रिश्तेदारी जोड़ते वक्त भी पता कर लेते हैं, तुम तो फिर प्रोफेशनल हो। फारूक, मैं ज्यादा पे करने को भी तैयार हूँ। वो जब्त से उसे डांटने आखिर में मुआवजा बढ़ाने पर भी तैयार हो गई। बस किसी तरह कोई खबर ला दे। हाँ देखो, आराम से सोच कर जवाब दो, लेकिन मैं बता दूं, अगर ये एक काम मैंने किसी और से करवाया तो उसके बाद मेरा कोई काम तुम नहीं करोगे। कहते हुए उसने फोन काट कर टेबल पर पटका। सब ठीक है? सुमन उसके ऑफिस आई तो उसके चेहरे के गंभीर हद तक मुस्तरफ तासुरात देखकर पूछ बैठी। हाँ कुछ नहीं। वो जैसे उस सवाल पर होश में आई, खुद को कंपोज किया। ये नया इक्विपमेंट जो मंगवाया था फैक्ट्री के लिए, इसका बजट प्लान है। मैंने मौजूदा बजट से 20% कम में ये बनाया है, ताकि अगर इन दिनों कीमतें बढ़ती हैं तो इसकी फिक्स्ड अमाउंट में कवर हो सके, और वो रकम बच गई तो उससे हम बाकी छोटी मोटी अशिया जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम देख लो, मैं 2 घंटे तक पीडअप लेने आती हूँ। फाइल उसकी तरफ बढ़ाते उसने तफसील भी दी। ठीक है, उसने दोबारा पूछा। शक सा गुजरा कि वो ध्यान देने की अदाकारी कर रही है। सुन नहीं रही? हाँ सुमन, अभी नहीं, मैं तुम्हें रात तक देखकर। फोन बजा तो उसे सीधा किया। प्रोडक्टर पर हल्की सी दरार नहीं थी, मैं कॉल कर लूंगी तुम्हें। फाइल खोल कर उसकी यकीन दहानी करवाई। उसे खुद एहसास हुआ कि ये फाइल उसे बेमायने लफ्ज़ और हिंसा के मजमे के अलावा कुछ नहीं लग रही फिलहाल। श्योर। फोन पर दोबारा फारूक की कॉल आती देख उसने सुमन को कमरे से अजबात में सर हिलाते जाते देखा। कहो, एक माह इतना दूर भी नहीं है सखर, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगना चाहिए। ये सबर भी क्या चीज है, आता है तो सदियों रहता है, चला जाए तो लम्हे की ताखिर भी जमाने सी लगती है। ठीक है, 1 माह, और इसका मतलब 30 दिन होते हैं। 1 दिन 1 घंटा ज्यादा नहीं। वो तंबिया करती राजी हुई। हाँ, शहीर अहमद वल्द अहमद सिद्दीक। फाइल भेज दी है मैंने तुम्हें। इसके सवाल के जवाब में दोबारा सब नोट करवा कर उसने कॉल काटी। वो 1 माह के लिए कुछ सोच कर मान गई। जहाँ बहुत सा डर था वहाँ कहीं कुछ सी हिस्से में इत्मीनान भी था कि 1 माह ठीक है। जहाँ इतने साल बेखबरी में गुजारे वहाँ ये चंद मजीद दिन। मुझे लगा तुम यूनिवर्सिटी में होंगे, क्लास नहीं थी क्या? वो ऑफिस में बैठे महरजाद से वीडियो कॉल पर महूम गुफ्तगू था, जिसे वापस गए 1 माह होने को आया था। इस वक्त वो मुल्तान में अपने घर पर मौजूद था। मैं नहीं गया, महरजाद ने लापरवाही से जवाब दिया। सियाह ट्राउजर पर सियाही टैंक टॉप पहने वो बिखरे बालों के साथ रहबर से मुखातिब था। नींद से उठे उसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। यार भाई, मैं नहीं हूँ आप बाबा, ये बानो जितना इल्म फाजिल, डिग्री ले रहा हूँ, यही बहुत समझे। रहबर की एक नापसंदीदगी ली घूरी ने उसे ताविल देने पर मजबूर किया। पहले बानो कम थी ये पढ़ाई के लेक्चर देने के लिए, पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? वो जनाब के मिजाज शाहना कायम रखने के दीगर राय से मुतालिक सवाल कर रहा था। महरजाद का पढ़ाई की तरफ रुझान कम ही था, पर बाप के इसरार पर उसने यूके में ही कहीं दाखिला लिया था। शाह अली के अगवा वाले दिन के 3 दिन बाद उसकी टिकट थी। बाप के बाद वो नहीं जा पाया। उस मुश्किल वक्त में खानदान के साथ रहने से ज्यादा जरूरी उसे कुछ नहीं लगा। वो तो रहबर के कहने पर इस्लामाबाद तक नहीं आया था, बल्कि वहीं मुल्तान में दाखिला ले लिया, जहाँ से हजीर सा मुख्तार महज 2 घंटे की दूरी पर था, जहाँ उसकी माँ और बहन रहती थी। हालात ने
उस लाउबाली से लड़के को बहुत जिम्मेदार और हसास साबित किया था। कर लूंगा कुछ ना, पीर बाबा भी यही किया था। सिर्फ बहुत मासूमियत से वो शाह आसमान की मिसाल ले आया। उन्हें तो गद्दी पर बैठना था, तुम्हारे क्या इरादे हैं? उसके अंदाज में मुस्कुराते रहबर ने पूछा। ना करें, गद्दी पर यूं भी बड़ा रस है। मेहरजाद के मुंह में जैसे कोई कड़वा सा खुश्क माया आया। फरमान भाई और मेहरान भाई के दरमियान बहुत सख्त महरिया आ गई है। पिछले 1 साल से फरमान भाई अक्सर कहते पाए गए हैं कि वो बड़े हैं, असूलन उनका हक था। मेहरान भाई सिर्फ इस बिना पर कैसे गद्दी पर बैठ सकते हैं कि उन्हें ताई साहब ने पाला है। वो रहबर को तफसील से आगाह कर रहा था। वो उसे हवेली की, गांव की हर तफसील देने की अपनी सी कोशिश करता था कि शायद उसका फैसला बदल जाए, शायद वो बाप के असल की तरफ पलट आए। बाप से छोटे 2 भाई थे, शाहजमान और शाह अली। रहबर को सरोकार नहीं था और मेहरजाद छोटा था। गद्दी और उसके मसाइल शाहजमान के दोनों बेटों फरमान और मेहरान के दरमियान ही रह गए थे। मेहरान जिसे शाह उस्मान की पहली बीवी ने पाला था, और फरमान जो बड़ा था और अब छोटे भाई के फैसले मानने पर मजबूर था। चची का शुगर कंट्रोल हुआ। हर बार की तरह उसने इस बार भी तबसरा किए बिना बात पलट दी। रहबर जानता था इस कोशिश के पीछे मेहरजाद की मोहब्बत पोशीदा है, सो वो उसे सख्ती से टोक नहीं पाता था। हाँ, अब बहुत बेहतर है। परसों चेकअप। 11 बज रहे हैं मेहरजाद। 3 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। अगर तुमने यही करना था तो रहीम को क्यों? माँ से मुतालिक बताते उसकी बात अधूरी रह गई कि दरवाजे पर खफासी मेहरबानों खड़ी उसे अभी तक शब ख्वाबी के लिबास में देखकर घूर रही थी, जिसका जुमला मेहरजाद की बहन के सामने टैंक टॉप में होने से हड़बड़ाकर बिस्तर पर रखे तैयार कपड़ों की तरफ बढ़ने पर लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आते उस चेहरे पर रुका। उसकी आवाज पर वो भी उसे ही देख रहा था। सिया पजामे पर सफेद सिया प्रिंट की खुली लंबी चौड़ी धारी आस्तीनों वाली कमीज और सिया दुपट्टे में मलबूस वो मेहरबानो थी। शाह अली की बड़ी बेटी, जिसमें उनकी जान बसती थी, और शाह उस्मान का दिल। उसने उसे आखिरी बार बाबा के जनाजे पर देखा था, जब वो कब्रिस्तान से ही तदफीन के बाद वापस जाने लगा था, और शाह अली उसे डांट कर बाजू से खींचते हुए हवेली ले गए थे। चचा के अगवा के बाद भी वो मेहरजाद से मिला था, और चची से भी, पर उससे नहीं। एक गैर शरई कोशिश। वो आज उसे आखिरी मुलाकात जैसी ही गमज़दा लगी, बल्कि ज्यादा कि तब बाप साथ था, सिर्फ बाप जैसा ताया नहीं रहा था। और आज उस लाडली के लाड उठाने वाली दोनों ही हस्तियां उसके साथ नहीं थी। बाप गुम हो जाए तो बेटियां ऐसी हो जाती हैं जैसी उस वक्त मेहरबानो थी। आंखों में उदासी की खेमा जनी की इजाजत दिए हुए मेहरजाद उसे लेकर ठीक इतना हसास हो गया था। उसे देखते सर से ढलकते दुपट्टे को बेइख्तियार वापस जमाने के बढ़ते हाथों को एक याददाश्त की बाजगश ने थाम दिया। मेहरजाद कपड़े उठाए बाथरूम में गुम हो चुका था। सलाम, रहबर ने गैर आरामदेही खामोशी तोड़ी। मेहरबानों ने हैरत से उसे देखा। वो उससे मुखातिब था। वो उससे मुखातिब कब होता था? उसने तो मानो पहले उससे मुखातिब होना छोड़ दिया था। उसे वो दिन याद आया जब 13 साला मेहरबाना हवेली की अगबी बागीचे में सूरजमुखी का बीज लगाने को खुदाई कर रही थी, और वो जो पीर बाबा के साथ 2 दिन की छुट्टियों पर हवेली आया था, उसकी सरगर्मी को दिलचस्पी से देखते जींस के बाएं से जरा मोड़कर उसके करीब पंजों के बल आ बैठा। उसके लिए हवेली में मकीनों को कमियों की तरह मिट्टी में हाथ डालने देखना अनोखा तजुर्बा था। क्या बोल रही हो? सवाल किया। सूरजमुखी मिट्टी से सने हाथों से सिया चोटी से निकल आए बाल चेहरे से हटाते उसने जवाब दिया। तुम्हें नहीं पसंद? फूल का नाम सुनकर उसका चेहरा के तासुरात देखकर अंदाज लगाया। नहीं, बड़ा ओबीडिएंट और डिपेंडेंट सा पोता है। जहाँ सूरज होगा ये वहीं देखेगा, वो नहीं होगा तो सर झुका लेगा। नापसंदीदगी से सर हिलाते वजह बताई। वो 19 साल की उम्र में भी फलसफा बोलता था, पर ये तो खुशी, उम्मीद और ईमानदारी की अलामत समझा जाता है। उसने दिफा करना चाहा। ये तो दुनिया कहती है। दुनिया का क्या है? वो तो आपको फूलों की वो अकसाम फरोख्त करती है जो अच्छे बीज नहीं देती, कुछ भी कहती है। उसने उसकी दलील अपने अंदाज में रद्द की। ये भी तो सिर्फ तुम ही कह रहे हो। इस दफा मेहरबानों ने उसी के अंदाज में कहा। यह भी है। वो हंस दिया। उसे अच्छा लगा जवाब। तुम क्या कहती हो? मुझे तो ये एक खूबसूरत फूल लगता है जिसे बागीचे में होना चाहिए। उसकी वजाहत उसी जैसी थी, सादा।
रहबर की बात पर उसका जोश उस काम को लेकर बहस के बावजूद एकदम मांझिल पड़ गया। बीच दब गया तो वो दूसरी क्यारी में मौजूद पाइप पानी हाथ में भरकर छिड़कने लगी। तब तक रहबर नीम के दरख्त की चंद खुश्क हो चुकी टहनियां तोड़ लिया। ये लो, दोबारा उसी अंदाज में बैठते टहनियां उसकी तरफ बढ़ाई जैसे उसने ना समझी से देखा। लकड़ी हुआ क्या करे वो। सपोर्ट के लिए इस जवाब पर भी मेहरबानों के चेहरे पर उलझन ही रही। वो कोई बहुत माहिर नहीं थी बागवानी में, बस कभी कभी के शौक। कहा ना बहुत डिपेंडेंट पौधा है। रहबर ने कंधे उचकाए। सारे के बिना बढ़ता ये नहीं। 3-4 इंच की निकल आए तो इसे धागे से इन लकड़ियों से बांध देना। समझाने वाले अंदाज में कहते उसने खुद ही वो लकड़ियां गीली मिट्टी के करीब गाड़ दी। हाथ झाड़ते वो दोनों खड़े हो गए। थैंक। मेहरबानो उस लकड़ी वाली टिप के लिए उसे शुक्रिया अदा करना चाह रही थी जो ताई साहब की दाढ़ में कहीं दब गया। बानो, यहाँ क्या कर रही हो? वो अब उनकी तरफ आती डांटते हुए पूछ रही थी। रहबर के चेहरे की नरमी लम्हे भर में गायब हुई थी। जबड़ा एक दूसरे पर जमाए यूं भिज गए थे जैसे वो अरसे से न मुस्कुराया हो। फूल लगा रही थी। खौफ से उसकी आवाज कांपी। अपना कसूर ढूंढने पर भी न समझ आया। दुपट्टा कहाँ है लड़की तुम्हारा? रहबर को देखते उससे दूसरा सवाल किया गया। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले जब्त से उन्हें देख रहा था। दूसरे मसलिक की माँ के पढ़ाए बड़ों के अदब के सबक दिल में दोहरा रहा था। बाबा या अली चाचा ना हो तो वो उसके साथ किसी न किसी बात को वजह बनाकर यही करती थी। चेहरा ढको अपना। जानती नहीं हो कि बाहर वालों के सामने किस हुलिये में आना है? इतनी बड़ी हो गई हो, किसी के भी सामने अब तुम खुले सर चली जाया करोगी। खबरदार, जो तुम मुझे आइंदा यूं बेतकल्लुफी से बात करती नजर आई हो गैर लड़कों से, माँ से पूछती हूँ मैं तुम्हारी। जाओ अंदर। वो शोहर की महबूब भतीजी थी और अगर वो उसे बहू बनाने का इरादा रखते थे तो उसे उनके बेटे की बीवी बनना था, न के सौकन के। वो आंखों में भर भर के अशक लिए अंदर भागी थी। वो क्या कह रही थी? गैर लड़का? रहबर हवेली में मेहरान और फुरमान भाई भी तो रहते थे, कजन्स थे। पर्दे का ऐसा कोई सख्त असूल नहीं था। जब उनके लिए नहीं था तो रहबर के लिए क्यों? वो उम्र नहीं थी इस क्यों को समझने की, पर वक्त बहुत कुछ समझा गया था। पीछे रहबर खानदान में चलती अफवाहों से बेखबर ताई साहब से कह रहा था कि उन्हें उसकी वजह से बानो को नहीं डांटना चाहिए था। ताई साहब ने जवाबन क्या कहा था वो उसने नहीं सुना था, पर उस दिन के बाद रहबर बाप के जनाजे तक दोबारा कभी हवेली नहीं आया और ना बाबा के साथ इस्लामाबाद उसके घर जाने पर वो उससे हत्ता के अम्मा से मुखातिब हुआ था। उसने हवेली आना और उसकी ख्वातीन को मुखातिब करना छोड़ दिया था और उसके पीछे वो रफ्ता रफ्ता सूरज मुखी बन गई थी जिसे सूरज ने मैसर होना छोड़ रखा था, जो उस डर से सरंगो रहती थी कि आंखों पर आफताब के अलावा कोई और अक्स ना पड़ जाए। उसे अब रहबर की इस फूल के लिए नापसंदीदगी समझ आती थी, अपने लिए भी। वो इतना मैच्योर समझदार इंसान आज तक लड़कपन में अना पर पड़ी उस चोट पर क्या अहद निभाता आया था जिस आज उसने इस सलाम से तोड़ा था। कैसी हो? वो उसकी आंखों की हैरत देख रहा था। वो देखने के अलावा कर भी क्या सकती थी। इस बार मेहरबानों ने धीरे से सर हिलाया कर जवाब दिया। चची कैसी हैं? उनकी तबीयत? वो मजीद पूछ रहा था। बेहतर है अब, शुक्रिया। उसने तीसरी बार चंद लफ्ज जोड़ ही लिए। रहबर को उसका शुक्रिया अनका के शुक्रिया जैसा लगा था, जिसका मतलब होता था मुझे माफी रखो। डिजर्सन कैसा जा रहा है? चंद पल की खामोशी में सर के फिर उसे नया सवाल याद आया। वो बहावुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से मुल्तान शहर की समाज पर सूफी सिलसिलों के असरात पर पीएचडी कर रही थी। अच्छा, अंदर कहीं जुबान सी हुई थी। वो मरोवत निभा रहा था। उससे बेहतर तो उसकी बेरुखी थी। गुड, कोई मदद चाहिए हो तो तुम कह सकती हो। वो बहुत फराग दिली से पेशकश कर रहा था। उसने सर असबात में हिलाते उसे नफी में जवाब दिया। पीएचडी बात का क्या इरादा है? वो उससे वैसे ही पूछ रहा था जैसे मेहरजाद से पूछता था। अली चाचा की गैर मौजूदगी में एहसास जिम्मेदारी के तहत पोस्ट डॉक्टरेट। उसने एक और डिग्री का इरादा बताया। आई मीन जॉब अप्लाई किया है कहीं? वो उलझता उसने क्या सारी जिंदगी पढ़ना ही था? अभी वक्त नहीं दे पाऊंगी, डिग्री के बाद। उसने उसे तवसिया देकर टाला। उसकी खुददारी इजाजत नहीं देती थी कि वो उसे ये बताए कि मेहरान को उसके काम करने पर सख्त एतराज था और वो बाबा की वापसी की उम्मीद पर
बस डिग्रियां इकट्ठी कर रही थी। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था उम्मीद घट रही थी और उसके गिर्द दायरा तंग हो रहा था। उसने बात पर आमद न देखकर उसने सवालात का सिलसिला रोका। एक लम्हे को उसने कहना चाहा कि मेहरान को लेकर वो हर खौफ निकाल दे, वो साथ है उसके। फिर इरादा तर्क कर दिया। लफ्जों में लिपटी खुशफहमी नहीं थमा सकता था वो उस लड़की को। माजरत, मुझे नहीं जाना है, अपना ख्याल रखना। कोई भी इशू हो तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं देख लूंगा। दबे अल्फाज में बात कहते उसने ये गैर इरादा सी गुफ्तगू समेटी। फिर बात होती है। खुदा हाफिज। कॉल मुंतका हुई तो लैपटॉप की स्क्रीन से उसका चेहरा गायब हुआ। वो उसे इतने सालों से स्क्रीन पर ही देखती आ रही थी। आज पहली बार था कि ये राब्ता दो तरफा था। उनके दरमियान हमेशा किसी न किसी स्क्रीन ने हायल ही रहना था। वो दुखते दिल के साथ पलटी। मुल्तान वो काम करने आई थी, दिल को रोक के अपजाइश करने नहीं। मेहरजाद कसदन बाथरूम से देर से निकला ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात कर लें। बाहर आने पर ना लैपटॉप की स्क्रीन पर रहबर था और ना कमरे में बानो। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा सेकंड एपिसोड कंप्लीट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।